अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम चाह रहे हैं सीटीएस पेपर 4 का इंट्रैक्शन करने, जिसमें सिलेबस था बेटा थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 atm इज। एक गैस क्या कर रहा है बेटा? एक्सपेंशन कर रहा है। एक्सपेंशन का मतलब है कि वो वर्क होगा वो तो नेगेटिव होगा। तो एक्सपेंशन हो रहा है। कहाँ से एक्सपेंशन हो रहा है? 4 डेसीमीटर क्यूब से लेके 6 डेसीमीटर क्यूब तक। तो इसका मतलब जो V1 आपको दिया है, V1 का वैल्यू जो दिया है वो दिया आपको बेटा 4 लीटर। 4 डेसीमीटर क्यूब मीन्स 4 लीटर। V2 का वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया बेटा? 6 लीटर दिया हुआ है। तो V1 और V2 आपको दिया है। अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, P एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट है। अगर P एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट रहेगा, P एक्सटर्नल वुड बी 3 atm। अगर P एक्सटर्नल कांस्टेंट होगा तो आप समझ लेना बेटा कि जो प्रोसेस हो रहा है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर आपको वर्क निकालना है उसका फॉर्मूला होगा W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू करेंगे हम बेटा डेल्टा V। तो किसके बराबर आएगा? W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल का वैल्यू दिया है बेटा 3 atm। डेल्टा V का वैल्यू कितना होगा? डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो W की वैल्यू किसके बराबर आएगी? वर्क इज इक्वल टू माइनस 3 atm। V2 का वैल्यू कितना दिया बेटा? 6 दिया है, 6 लीटर। माइनस करेंगे हम बेटा 4 लीटर विच इज इक्वल टू 2 लीटर। W जो आएगा W इज इक्वल टू माइनस 3 atm इंटू यहाँ पे आएगा बेटा 2 लीटर। तो हमारा जो W का वैल्यू आएगा W इज इक्वल टू वो आएगा बेटा माइनस 3 इंटू 2 इज 6, वो आएगा माइनस 6 atm लीटर। W वुड बी इक्वल टू माइनस 6। हमारा जो आंसर है वो जूल्स में दिया है। तो हमें जो अपने आंसर को क्या करना है बेटा? चेंज करना है, जूल्स में लाना है। जूल्स में लाने के लिए क्या करेंगे? atm लीटर होता है बराबर 101.3 जूल्स के बराबर। सो W किसके बराबर आएगा? W इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 100 हो गया, ऑलमोस्ट 600 बेटा। 600 और 6.1 से मल्टीप्लाई होगा तो 608 ऑलमोस्ट आएगा। हमारा आंसर होना चाहिए 608 जूल्स के बराबर। तो फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए बेटा सेकंड में क्या लिखा है। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जीज। अगर प्रोसेस होगा आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो तो बेटा जीरो होगा। वर्क की वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज होने वाला नहीं है। अगर होगा इंटरनल एनर्जी चेंज, वो होगा सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बेटा? हीट एनर्जी की वजह से। अब क्या लिखा है यहाँ पे? इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी होगी वो तो बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी और किसकी वजह से बढ़ेगी? इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड। सीधा आंसर है कि जितना हीट एब्जॉर्ब होगा उतना इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। और आप उसको निकाल सकते हैं बेटा फ्लॉट से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। और आप लिखते हैं डेल्टा U इट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे Q प्लस W लिखेंगे बेटा माइनस P डेल्टा V। अब प्रोसेस लिखा है आइसोकोरिक। अगर आइसोकोरिक होगा चेंज इन वॉल्यूम मस्ट बी जीरो। इफ चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो दिस एंटायर क्वांटिटी विल बी इक्वल टू जीरो। देयरफॉर जो डेल्टा U होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q के बराबर। अब यहाँ पे लिखा है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब अगर इसका साइन प्लस होगा, इसका साइन भी क्या होगा? प्लस। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी वुड बी इक्वल टू द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। देखिए बेटा नेक्स्ट क्या ले लेंगे हम? नेक्स्ट ले लेंगे 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली। आपको दिए हैं 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, वो एक्सपेंड हो रहा है और रिवर्सिबली हो रहा है एक्सपेंड। अगर रिवर्सिबली एक्सपेंड हो रहा है, कहाँ से एक्सपेंड हो रहा है? फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 8 डेसीमीटर क्यूब टू 80 डेसीमीटर क्यूब एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। द चेंज इन एंट्रोपीज, इसका आपको निकालना बेटा चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी हम कैसे निकालते हैं? पहली बात हम देखेंगे कि चेंज इन एंट्रोपी अगर आपको निकालना होगा किसी प्रोसेस का भी, उसका जनरल इक्वेशन याद रखेंगे आप। डेल्टा S इज इक्वल टू NCV ln ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस NR ln ऑफ V2 बाई V1 ln ऑफ V2 अपॉन V1। ये आपका जनरल इक्वेशन है जिससे आप निकाल सकते हैं बेटा चेंज इन एंट्रोपी। तो इस इक्वेशन को देखिए और देखिए हमारे पास क्या है। पहली बात,
हमें दिया है कि ये जो टेम्परेचर है एक ही वैल्यू दिया है बेटा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड विच मीन्स टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये जो टेम्परेचर वाला टर्म होगा, ये वाला टर्म, ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो T1 T2 के बराबर होगा, ये वाला टर्म सारा जीरो हो जाएगा। अब हमारा जो टर्म बचेगा वो बचेगा डेल्टा एस वाला, वो वाला राइट साइड वाला टर्म। डेल्टा एस किसके बराबर आएगा बेटा, NR ln ऑफ V2 बाई V1, ln ऑफ V2 अपॉन करेंगे बेटा V1 के बराबर। इसका वैल्यू देखेंगे हम, इसका वैल्यू कितना आएगा, इट्स वैल्यू वुड बी इक्वल, डेल्टा एस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल, n की वैल्यू आपको दी है बेटा 5 मोल लिखा है, इनटू r का वैल्यू लिखेंगे अब 25/3, हो गया 25/3। अब मेक श्योर कि यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रहे बेटा, ख्याल किस बात का रखना है कि जो यहाँ पे वैल्यू दिया वो दिया जूल्स में। अगर ये वैल्यू दिया होता बेटा किलो जूल्स में, तब आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए कि किलो जूल्स में जो वैल्यू लेना है वो कैसे लेंगे हम। तो आपको फिर आर का जो यूनिट होगा उसको जूल्स में कन्वर्ट, किलो जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसका किलो जूल्स में जो आंसर होगा। तो 25/3 अभी जूल्स में दिया है, अभी जूल्स में करना है, तो 25/3। उसके बाद लिखेंगे आप ln के बदले लिखेंगे बेटा 2.303 इंटू लिख लेंगे क्या बेटा लॉग ऑफ, अब V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू दी है बेटा 80, V1 की वैल्यू दी है 8, तो ये बनेगा 80 डिवाइड बाई 8, 80 डिवाइड बाई 8 होगा लॉग ऑफ 10 विच वुड बी इक्वल टू 1। तो हमारा जो आंसर आएगा, आंसर क्या निकलेगा, डेल्टा एस इज इक्वल वो आएगा 5 इंटू 25/3, 5 इंटू 25 इज 125, 125 डिवाइड बाई आएगा 3 इंटू कर लेंगे हम कौन सा वैल्यू बेटा 2.3, इसको लिख देंगे बेटा 2.3। जो डेल्टा सा आएगा इट इज इक्वल 125 इंटू 2.3, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 287, तो ये बेटा आएगा 287 के बराबर, 287 डिवाइड बाई 3, इसका आंसर निकालेंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू 287 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए 300 के बराबर है, 300/3 वुड हैव बीन 100। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा, और ये आंसर जो है बेटा प्लस होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा इसका 287/3 विच वुड इक्वल टू 95.73 के बराबर आएगा। इसी का यूनिट आएगा बेटा जूल पर केल्विन। तो ऐसे आप आंसर निकालेंगे। तो एंट्रोपी का इक्वेशन याद रखें, कभी इसका जो वैल्यू होगा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, अगर टेम्परेचर भी चेंज होता होगा तो आपको ये वाला इक्वेशन भी लेना पड़ेगा और ये वाला भी, दोनों को कंबाइन करके ही आपको आंसर निकालना। देखिए बेटा नेक्स्ट क्या लिखा है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर को आपको दिया है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किस टेम्परेचर पे दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज इक्वल टू 540 कैलोरी पर ग्राम। अब डेटा जो दिया है वो दिया 540 कैलोरी पर ग्राम, इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 540 कैलोरी की पर ग्राम। आपको क्या निकालना, ये ग्राम वाइज डेटा दिया हुआ है। कैलकुलेट द एंट्रोपी इंक्रीज, आपको एंट्रोपी में देखना कितना इंक्रीज होगा जब व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इवेपोरेटेड। अगर आप वाटर के कितने मोल्स इवेपोरेट करेंगे, 1 मोल ऑफ वाटर, विच मीन्स आपको जो आंसर निकालना है वो 1 मोल के लिए निकालना है। अगर 1 मोल के लिए निकालना है किस टेम्परेचर पे निकालना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आपको जो डेटा दिया है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो पर ग्राम दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया पर ग्राम, हमें उसको पहले कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किस में करना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल, हमें 18 ग्राम इसके लिए निकालना है। तब हम देखेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ ये चेंज इन एंट्रोपी जो होगा या दिस एंट्रोपी इंक्रीज जो होगा वो एंट्रोपी इंक्रीज कितना निकलेगा। तो पहली बात हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे लेटेंट हीट पर ग्राम, जो हमें डेटा दिया है बेटा लेटेंट हीट पर ग्राम। लेटेंट हीट पर ग्राम कितना दिया, लेटेंट हीट पर ग्राम इट इज इक्वल टू कितना दिया बेटा 540 कैलोरी, 540 कैलोरी पर ग्राम आपको दिया है लेटेंट हीट ऑफ पर ग्राम। मैं निकालूंगा बेटा लेटेंट हीट पर मोल ऑफ वाटर, लेटेंट हीट पर मोल ऑफ वाटर। अगर आप निकालेंगे लेटेंट हीट पर मोल वो किसके बराबर आएगा, 1 ग्राम का बेटा 540 इंटू करेंगे बेटा हम 18, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9720 के बराबर, 9720 कैलोरी। अब ये पर ग्राम नहीं आएगा, अभी आएगा बेटा पर मोल। तो आपने 1 ग्राम के लिए आपको डेटा दिया था 540 कैलोरी पर ग्राम, आपने पर मोल के लिए निकाला इट इज 540 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 9720 कैलोरी पर मोल। तो ये पर मोल के लिए। अब आपको निकालना क्या है बेटा, आपको निकालना है एंट्रोपी इंक्रीज। आपको पता है एंट्रोपी इंक्रीज किसके बराबर, डेल्टा एस इज इक्वल टू कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो होगा Q डिवाइड बाई T। उसके बाद कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो होगी 9720 डिवाइड करेंगे इसको टेम्परेचर से। टेम्परेचर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 373 केल्विन। इन दोनों को हम
आंसर निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा जूल पर केल्विन पर मोल। कैलोरी आएगा, इनफैक्ट हमारा जो यूनिट दिया है वो जूल्स में नहीं आएगा क्योंकि कैलोरीज में डेटा दिया है, तो हम लिखेंगे कैलोरी पर केल्विन पर मोल, जो भी आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर आना चाहिए बेटा, आप इसको देखिए बेटा, इसका जो आंसर आएगा 9720 ऑलमोस्ट आएगा 3, इसका आंसर आएगा 26 के बराबर आएगा इसका आंसर। इट वुड बी इक्वल टू 26 कैलोरी पर केल्विन पर मोल आएगा बेटा इसका आंसर। ये आएगा 26 कैलोरी पर मोल आएगा बेटा इसका आंसर। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए रिएक्शन। एक रिएक्शन आपको दिया है, उसका दिया आपको गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर ए गैशियस रिएक्शन। गैशियस रिएक्शन दिया, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड विच मीन्स 300 केल्विन। वो दिया x किलो कैलोरी, x किलो कैलोरीज के बराबर दिया। द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर ए रिएक्शन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस। अब उसके बाद क्या लिखा, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर इस प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसके बराबर, 100 के बराबर, और r का वैल्यू जो दिया वो किसके बराबर दिया, जो r का वैल्यू दिया बेटा, r वैल्यू इज इक्वल टू 2 किलो कैलोरी पर मोल। जो r का वैल्यू दिया वो दिया 2 के बराबर। तो आपको क्या करना है, आपको आंसर निकालना है। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज दिया है रिएक्शन का x किलो कैलोरी पर मोल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ 100 के बराबर, r का वैल्यू दिया है, तो आपको आंसर ही निकालना और कुछ तो करना है नहीं। तो कैसे निकालेंगे आंसर, वी राइट इक्वेशन डेल्टा जी इट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के। जब कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पे हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे तो रिएक्शन कोशेंट आना चाहिए, वहाँ आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब डेल्टा जी नॉट का वैल्यू कितना लिखा बेटा, x होगा, x इट इज इक्वल टू माइनस r का वैल्यू कितना दिया बेटा 2 हो गया 2 इंटू टेम्परेचर कितना दिया बेटा, टेम्परेचर दिया बेटा 27 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। उसके बराबर उसके बाद क्या दिया बेटा, k का वैल्यू दिया, k का वैल्यू दिया 100 विच इज इक्वल टू लॉन ऑफ k लिखा है, हम लिखेंगे 2.3 इंटू करेंगे हम बेटा 2.303 लॉग ऑफ कितना दिया वैल्यू उसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 100 लॉग ऑफ 100। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज इक्वल टू -2 इंटू 300 विच इज इक्वल टू 600, वो आएगा बेटा 600 इंटू 2.3 इंटू क्या करेंगे बेटा, लॉग ऑफ 100 हो गया लॉग ऑफ 10 टू द पावर 2, तो ये बनेगा लॉग m रेज़ पावर n, ये जो 2 होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, -2 जब आएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बनेगा 1200 इंटू आएगा बेटा 2.3। तो x का जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखिए बेटा, x का वैल्यू कितना आएगा, एक तो हो गया 1200 इंटू 2 विच इज इक्वल टू होगा लगभग 2400, और जो 2400 होगा 1200 का लगभग 0.3 1200 का 30% ऑलमोस्ट मान लो, वो क्या लगभग 400 के बराबर, लगभग 400 के बराबर। तो इसका आंसर आएगा लगभग 2700 के करीब, तो आएगा -27636 के बराबर आएगा ये वैल्यू। अगर आप इसको 2763 बेटा 2763 के बराबर आएगा, 2763.6 आएगा। अब इसका जो यूनिट होगा, यूनिट किस में निकालना है आपको, आपको निकालना है x, तो ये किलो कैलोरीज में निकालना है। हमें किस में आंसर चाहिए बेटा, किलो कैलोरीज में। एक इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ x किलो कैलोरीज, तो हमें किलो कैलोरीज में चाहिए, यहाँ तक जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा कैलोरीज में। तो अगर कैलोरीज में आएगा तो हमें किलो कैलोरीज में निकालना है, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से विच वुड बी इक्वल टू 2. आंसर तो आएगा बेटा -2.76, यह आएगा किलो कैलोरीज, इसका आंसर आएगा -2.76 किलो कैलोरी पर केल्विन। तो ये आएगा बेटा आंसर इसका, ठीक है। तो चलिए बेटा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेवरेबल कंडीशन फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या है। पहली बात है कि अगर कोई प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनना है, उसमें एनर्जी में डिक्रीज अगर होगा तो वो स्पॉन्टेनियस बना सकता है उसको, उसके एंट्रोपी में अगर इंक्रीज होगा तब भी वो उसको स्पॉन्टेनियस बना सकता है, और अगर दोनों फेवरेबल हो गए तब तो स्पॉन्टेनियस होगा ही। तो इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी इट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो फेवरेबल कंडीशन क्या है, पहला हम अपना ही फेवरेबल कंडीशन याद रखेंगे कि जो डेल्टा एच होगा रिएक्शन का इट शुड बी नेगेटिव, डेल्टा एच होना चाहिए बेटा नेगेटिव, ये तो पहली बात होगी। दूसरा जो डेल्टा एस होना चाहिए, डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव,
डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। ये वाले जो दो कंडीशन होंगे ये रिएक्शन को ऑलवेज फेवरेबल ही बनाएंगे, ऑलवेज फेवरेबल होगा प्रोसेस अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव, मतलब एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और एंट्रोपी इंक्रीज हो रही। अब हमें इनमें से ढूंढना है कि इनमें से कौन है। देखिए डेल्टा एच तो सब में पॉजिटिव है, डेल्टा एच सब में पॉजिटिव है। अब यहाँ पे जो डेल्टा एस है वो भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस यहाँ पे पॉजिटिव है, डेल्टा एस यहाँ पे पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये वाले दो वैल्यूज तो हो ही नहीं सकते। डेल्टा एच जो है पॉजिटिव है, नहीं कर सकते हैं, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो ये प्रोसेस को अपोज करेंगे, इसको स्पॉन्टेनियस नहीं बनाएंगे। या तो पहला ऑप्शन आएगा या तो फोर्थ ऑप्शन आएगा। हम पहले ऑप्शन को ट्राई करते हैं। पहले ऑप्शन में क्या लिखा है बेटा, पहला ऑप्शन लिखा है डेल्टा एच इज पॉजिटिव, तो हम ऐसे निकालेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस भी लिखा है पॉजिटिव टी, और इसको करेंगे हम बेटा प्लस डेल्टा एस, तो इक्वेशन वापस वही आएगा हमें, डेल्टा जी इट इज इक्वल टू प्लस डेल्टा एच और प्लस और माइनस हो गया माइनस टी डेल्टा एस। अब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा किस कंडीशन में, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोसेस वुड बी स्पॉन्टेनियस इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस, जो टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच। जो टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो डेल्टा एच से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है कि इसका जो प्रोसेस का डेल्टा जी होगा दैट डेल्टा जी वुड बी नेगेटिव, तब वो हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है। हमें फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है बेटा, पहले ऑप्शन में कि इसका जो डेल्टा एच है वो तो पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव लिया, डेल्टा एस भी पॉजिटिव लिया, लेकिन जो डेल्टा एच है वो ग्रेटर देन है जो टी डेल्टा एस है, टी डेल्टा एस वो ग्रेटर देन है डेल्टा एच, इससे इसका जो डेल्टा एच आएगा वो नेगेटिव आएगा। इट्स आंसर वुड बी द फर्स्ट पार्ट। देखिए बेटा क्या है, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज। आपने लिया 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसको पूरा न्यूट्रलाइज करवाया। जब इसको आप पूरा न्यूट्रलाइज करवाएंगे, किससे न्यूट्रलाइज करवाएंगे, विथ 1 मोल ऑफ NaOH। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, उसको न्यूट्रलाइज करवा रहे हैं आप विथ 2 मोल ऑफ NaOH से इन डाइल्यूट सोल्यूशन। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग प्रोसेस। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है हमें यूज करना है, कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, जब आप लेते हैं बेटा H प्लस का 1 मोल और आप लेंगे OH माइनस का 1 मोल, जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं आपको मिलता है बेटा वाटर। तो आप H प्लस का लेते हैं 1 इक्वेलेंट, OH माइनस का लेते हैं आप 1 इक्वेलेंट, और बनता क्या आपको, बनता है वाटर। क्या यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, हाँ एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोलते हैं डेल्टा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। डेल्टा NH वुड बी इक्वल टू माइनस कितना होगा बेटा, ऑलमोस्ट 57 के बराबर, 57.2 किलो जूल्स के बराबर इतनी एनर्जी रिलीज होती है। व्हेन 1 इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस कंबाइंस विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर, तब जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा उतना हो जाएगा। तो जब भी वाटर का 1 मोल बनेगा फ्रॉम 1 मोल ऑफ H प्लस एंड 1 मोल ऑफ OH माइनस, तब वहाँ से क्या होगा, तब वहाँ से वाटर बनेगा और इतनी एनर्जी निकल जाएगी। अब हम रिएक्शन पे आते हैं। रिएक्शन क्या दिया आपको, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन आपको दिया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड आप क्या लेंगे, 1 मोल ऑफ H2SO4 आपने लिया बेटा, 1 मोल ऑफ H2SO4, H2SO4 आपने ले लिया 1 मोल। इस 1 मोल का कॉम्बिनेशन करवा रहे हैं किसके साथ, 2 मोल ऑफ NaOH। तो NaOH के लेंगे आप बेटा 2 मोल ऑफ NaOH। इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन करवाएंगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा Na2SO4 प्लस क्या बनेगा, प्लस इसमें वाटर बनेगा ट्वाइस वाटर। तो वाटर जो बन रहा है वो 2 मोल बन रहा है। अब बेटा इस पर ध्यान दीजिए आप, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें H प्लस निकलेंगे, कितने मोल निकलेंगे, 2H प्लस। सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल से जो H प्लस के मोल्स निकलेंगे वो 2 मोल निकलेंगे, क्योंकि इसका एन फैक्टर 2 है, प्लस इसके 2 मोल से NaOH के 2 मोल से निकलेंगे 2 मोल ऑफ OH माइनस। 2 मोल आएगा बेटा OH माइनस। जब ये 2 मोल OH माइनस कंबाइन होगा ये बनाएंगे 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल वाटर बनाएंगे। जब 2 मोल वाटर ये बनेगा तब वहाँ पे एनर्जी तो रिलीज होगी। अब 1 मोल से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, -57.2। अब यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 2 मोल ऑफ वाटर से उसका डबल 57.2 का डबल कितना होता है, दैट वुड बी ट्वाइस 57 ऑफ 2 विच वुड बी इक्वल टू 114.4 किलो जूल जो होगी, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। दिस मस्ट बी द करेक्ट आंसर। देखिए बेटा क्या, आपको एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया हुआ, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है x गिव्स 2y, x जो दे रहा है वो दे रहा है बेटा 2y। ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, x गिव्स 2y। आपको इस रिएक्शन का निकालना है, प्रोसीड्स बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज, इस रिएक्शन का आपको डेल्टा एच का वैल्यू निकालना। अब निकालना कैसे है, जो इक्वेशंस दिए हैं इन्हीं से निकालना है। अब देखिए इक्वेशंस में आपको करना है क्या, पहली बात आपको लेफ्ट साइड में जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन वो वाला है,
जो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो बेटा ये वाला इक्वेशन, आपको चाहिए तो ये इक्वेशन। अब इसमें लेफ्ट साइड में जो x के मोल्स है वो कितने हैं 1 मोल, तो आपको इन इसके जो स्टेप्स है इनमें 1 मोल बचाना है। क्या इनमें लेफ्ट साइड में कहीं पे x है, हाँ यहाँ पे x है, लेकिन ये जो x है कितने मोल है, हाफ मोल, आपको कितना चाहिए 1 मोल। तो जो पहला वाला रिएक्शन होगा उसके लेफ्ट साइड में तो x है लेकिन हाफ मोल है, आपको चाहिए 1 मोल। आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 से, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी एनर्जी कितनी निकलेगी, अब एंथैल्पी डेल्टा एच वो आएगा ट्वाइस Q1। तो पहले वाली रिएक्शन का आएगा ट्वाइस Q1। उससे क्या फायदा होने वाला है, यहाँ पे हाफ ऑफ एक्स, आपको हाफ ऑफ एक्स नहीं चाहिए, आपको पूरा एक्स चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। दूसरी बात, आपको राइट साइड में चाहिए 2y, राइट साइड में अगर 2y चाहे, इसके राइट साइड में देखिए क्या है, इसके राइट साइड में y है बट इट इज हाफ ऑफ y, हाफ ऑफ y को आपको 2y बनाना है। तो ये वाला जो रिएक्शन होगा इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा, वो बनेगा 4 टाइम्स Q3 बन गए ये। अब क्या बाकी चीज रह गए, अब बाकी चीज क्या रह गया, ये वाला, ये जो जब आपने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये z आ गया ट्वाइस, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया 4 से तो ये कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये W जो होगा ये बनेगा 4 टाइम्स। इसका मतलब आपको यहाँ पे 2z है, यहाँ पे एक ही z है, 2 बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको 4W है लेकिन यहाँ पे 2W है, इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस Q2 आएगा। अब इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका डेल्टा एच किसके बराबर आएगा, एक तो आएगा ट्वाइस Q1 प्लस ट्वाइस Q2 और लास्ट में आएगा बेटा 4 टाइम्स Q3। तो ये इसका आंसर आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू, अब ये ऑप्शंस में देखिए आंसर है ट्वाइस Q1 प्लस ट्वाइस Q2, ट्वाइस Q1 प्लस Q2 3 टाइम्स Q3, इसमें ट्वाइस है ही नहीं, इसमें तीनों का ट्वाइस दिखाया नहीं है, तो इसका आंसर ये होना चाहिए। इसमें से 2 कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या होगा बेटा 2 टाइम्स Q3 के बराबर। तो ये आएगा इसका आंसर, दिस मस्ट बी इट इज करेक्ट आंसर। तो ये आएगा बेटा इसका आंसर। देखिए बेटा, एंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज इक्वल टू, अगर आपको 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस लेना उसकी एंथैल्पी कितनी होगी। अब एंथैल्पी समझिए ना बेटा, एंथैल्पी होता है डेल्टा एच, डेल्टा एच आपको होता है बेटा बराबर QP के बराबर, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर वो होता है बेटा बराबर CP के बराबर। एंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, आपको एक आइडियल गैस दिया, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, उसका क्या है, आइडियल गैस अगर दिया उसकी एंथैल्पी कितनी होगी, एंथैल्पी डेल्टा एच होगा QP के बराबर, QP इज इक्वल टू CP। अब जो CP ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस होता है, CP पर मोल कितना होता है CP, दैट्स इक्वल टू 5/2 RT, वो होगा 5/2 RT। आपने CVCP का जब टेबल बनाया होगा उसमें आपने सारे वैल्यूज लिखे होंगे। मोनोएटॉमिक गैस का जो CP होता है वो होता है 5/2 RT, CP होता है हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी, तो बनेगा डेल्टा एच के बराबर, आंसर आएगा 5/2 RT। When a gas is compressed adiabatically, गैस को कंप्रेस करना है adiabatically and reversibly, the final temperature is, final temperature क्या हो जाएगा। तो गैस का अगर कंप्रेशन ही करना है बेटा, कंप्रेशन जब गैस का करेंगे, लेकिन कैसे करना है इसको याद रखना, adiabatically and reversibly, तब इसका इक्वेशन जो आएगा ना फॉर adiabatic reversible process, adiabatic reversible process अगर होगा, adiabatic reversible process, उसका जो इक्वेशन आता है वो आता है T इंटू वी रेज पावर गामा, 2 इंटू वी रेज पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आएगा बेटा इसका आंसर, T इंटू वी रेज पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इसका इक्वेशन है। अब इसमें जो गामा की वैल्यू है, गामा का वैल्यू जो होगा वो गामा का वैल्यू होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1, पॉइजनस रेशियो जिसको आप बोलते हैं, ये होता है गामा इज इक्वल टू CP/CV, ये होता है CP/CV, वो जो CP/CV होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन कैसे होता है बेटा 1 से, अगर ऑलवेज होगा ग्रेटर देन 1 CP/CV, तब CP/CV ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, अब आप क्या करें, अब आप कंप्रेशन कर रहे हैं, कंप्रेशन में क्या होगा बेटा, जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो सीधी सी बात है टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में इन्वर्स फंक्शंस बनेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। अरे एक अगर घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है टेम्परेचर तो बढ़ना ही चाहिए, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ा तब क्या होगा, हायर देन द इनिशियल टेम्परेचर, यही इसका आंसर होगा। लोअर नहीं आ सकता, सेम नहीं आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ कंप्रेशन, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, जितना कंप्रेशन आप ज़्यादा करेंगे उतना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। तो याद रखना जो टेम्परेचर होगा हायर देन द इनिशियल टेम्परेचर। देखिए बेटा क्या है, फॉर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आपने लिया आइडियल गैस का 1 मोल,
आइडियल गैस आपने 1 वो लिया, उसका करवा रहे हैं आप रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल 300 फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 10 to 20 डेल्टा एच इज। डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, आसान है, अगर आप रिवर्सिबल एक्सपेंशन करवा रहे हैं, अब इसमें एक टर्म लिखा है, पहली टर्म देखिए आप बेटा, इसका जो टर्म लिखा है वो लिखा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आप समझिए ना, यहीं से जो प्रोसेस है वो बेटा आइसोथर्मल है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, इस क्वेश्चन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल्टा टी होता है बेटा, इसका डेल्टा टी जो होगा दैट इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा टी 0 के बराबर होगा, आपको पता है डेल्टा एच किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू एन इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एच इज इक्वल टू एन इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी। तो इस डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो कितनी है आइसोथर्मल प्रोसेस में, 0। इसका मतलब जो डेल्टा एच होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसका ये ऑप्शन आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। प्रोसेस सीधे दिया है, आइसोथर्मल प्रोसेस पहले ही लिखा है, तो डेल्टा टी 0 है, डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, विच इज ट्रू फॉर द कंबशन ऑफ सक्रोज। अगर सक्रोज का कंबशन करना है तो इनमें से क्या ट्रू है। कंबशन ऑफ सक्रोज करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोडक्ट बनेगा, आपको बताना है डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशनशिप। कंबशन करवाएं तो क्या बनेगा, C12H22O11, O11 प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबशन करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट देखिए, जब प्रोडक्ट बनेगा कार्बन 12 है तो सीधी बात है 12 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस उसके बाद हाइड्रोजन देखिए कितने हैं 12, तो 11 टाइम 22 हम लेंगे 11 टाइम्स वाटर, 11 टाइम्स वाटर। अब ऑक्सीजन कितने रह गए, 11 तो यहाँ पे है, ऑक्सीजन आ गए 24 आ गए ऑक्सीजन, और कितने वहाँ पे 11 है, तो इसको कर देंगे बेटा हम 12, इसको 12 करेंगे तो 11 ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब इस प्रोसेस का हमें क्या निकालना है, डेल्टा एन जी। अगर इसका डेल्टा एन जी निकालेंगे तो डेल्टा एन जी किसके बराबर आएगा, इसका डेल्टा एन जी, ऑक्सीजन तो गैस होगा, जो सक्रोज होता है वो तो खुद सॉलिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में बनाएंगे तो कंबशन होगा, तो कंबशन गैस स्टेट में आएगा। अब इसका डेल्टा एन जी जो होगा, डेल्टा एन जी किसके बराबर आएगा बेटा, डेल्टा एन जी आएगा, इट इज इक्वल टू 12 प्लस 11 कितने हो गए 33, 33 को हम 12 माइनस करेंगे तो जो इसका डेल्टा एन जी आएगा वो आएगा पॉजिटिव। जो बेटा इसका डेल्टा एन जी होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ गया, इक्वेशन क्या लिखा है बेटा आपको, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी। तो अगर डेल्टा एन जी ही पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल्टा यू के वैल्यू में कुछ और ऐड करना पड़ेगा। डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, टेम्परेचर भी पॉजिटिव है, इस डेल्टा एन जी और आर ओ टी को कंबाइन मिला के किस में ऐड करना है, डेल्टा यू में, तब किसके बराबर आएगा, डेल्टा एच के बराबर। इसका मतलब है कि जो डेल्टा एच का वैल्यू होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए देन डेल्टा यू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच का वैल्यू जो होगा वो ज़्यादा होगा देन डेल्टा ई, क्योंकि इंटरनल एनर्जी को आप यू से भी दिखाते हैं, ई से भी दिखाते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इट्स करेक्ट ऑप्शन वुड बी फर्स्ट ऑप्शन। Which is the sign of, what is the sign of delta G for the process of melting of ice melting at 280 Kelvin। अगर आपको आइस को मेल्ट करना है 280 Kelvin पे, तो उसका जो साइन ऑफ डेल्टा जी होगा वो क्या होगा। पहली बात है, आप आइस ले लीजिए, अगर उसको मेल्ट करना है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा आइस का बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस को मेल्ट करना है तो 0 डिग्री पे मेल्ट होगा, अगर 0 डिग्री पे मेल्ट होगा वो कितना हो गया 273 केल्विन। इसका मतलब 273 पे तो वो केल्विन हो रहा है। अब 273 पे तो मेल्ट हो रहा है, अगर मेल्ट हो रहा है वो फ्रीज भी तो होगा क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट भी है। अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आप टेम्परेचर ले रहे हैं 280 केल्विन, तो अगर आप टेम्परेचर 280 केल्विन ले रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर इससे ज़्यादा लिया तो आप फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर चले गए तो ये मेल्ट हो जाएगा। अगर ये मेल्ट होगा तब इस टेम्परेचर पे जो डेल्टा जी होगा, दैट डेल्टा जी वुड बी नेगेटिव, डेल्टा जी वुड बी लेस देन 0। अब देखिए क्या आंसर आएगा, सी पार्ट आएगा बेटा इसका आंसर। साइन ऑफ डेल्टा जी फॉर द आइस मेल्टिंग जो होगा, इसका आंसर जो होगा डेल्टा जी वुड बी लेस देन 0। अब देखिए बेटा दूसरी बात क्या है, अब आपको इसका आंसर निकालना है। द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट 273 केल्विन। अगर आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लेंगे एट 273 केल्विन, उसका वैल्यू दिया है, तो पहली चीज़ दी क्या है बेटा वो समझेंगे पहले। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको डेल्टा एच दिया है, अब इसमें लिखा है व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट, डेल्टा एच वन का वैल्यू दिया, डेल्टा एच वन का वैल्यू दिया -3.57 किलो जूल्स दिया। किसका वैल्यू बेटा, डेल्टा एच वन का। दिस द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एट टेम्परेचर 1 जो हमने लिया 273। अब आपको क्या करना है, आपको दिया है टेम्परेचर भी दिया है, तो T1 दिया बेटा, T1 का वैल्यू दिया बेटा 273,
273, दूसरा दिया टेम्परेचर T2, वो दिया 373 केल्विन। तो उसके बाद आपको इसका डेल्टा H2 निकालना है। डेल्टा H2 कितना होगा वही आपको निकालना है। तो हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं बेटा किरचॉफ्स इक्वेशन या किरचॉफ्स फॉर्मूला, वो हम यूज़ करके इसका आंसर निकालेंगे। वो फॉर्मूला क्या है बेटा, डेल्टा CP इट इज़ इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। अब प्रोसेस में वही से लिखा है कि इसका डेल्टा CP जो है वो 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 है। अगर इसकी वैल्यू 0 है, वो 0 रख देंगे, इट इज़ इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो ये T2 माइनस T1 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आएगा। तो अगर ये 0 आएगा, आप ऐसे कर सकते हैं 0 इंटू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 विच इज़ इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। इन इक्वेशंस को कंफ्यूज मत करना, अलग अलग इक्वेशंस है। तो ये यहाँ से बेटा यहाँ से ये वाला इक्वेशन अलग है। तो इस वाले इक्वेशन को कर दो तो 0 किसके बराबर आएगा बेटा, 0 इज इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। तो अब ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है, इसको यहाँ लेके आए तो माइनस बनेगा। तो अगर बनेगा माइनस डेल्टा H2 इट इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा H1, ये आएगा बेटा। अब आपको क्या करना है, माइनस डेल्टा H2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H1, जो डेल्टा H1 का वैल्यू होगा वही डेल्टा H2 का भी वैल्यू होगा। डेल्टा H1 का वैल्यू कितना दिया, 3.57 किलो जूल, इसका आंसर भी होगा 3.57 किलो जूल। तो ये निकलेगा बेटा इसका आंसर। चले बेटा आगे बढ़ते हैं। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दिया है, एक तो C2H4 आपको पता ही है, इट इज इथीन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का दिया और वाटर का दिया है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। उनके एंथैल्पी दिया है। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4 विल बी, जो C2H4 का एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा वो कितना होगा। तो वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन हम कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा आपको क्या करना है, आपको पहले तीनों के जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो लिखने हैं, वो रिएक्शन को लिखना है, तब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के रिएक्शन लिख के। तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, हमें कौन सा इक्वेशन चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हमें, या टारगेट इक्वेशन क्या, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4। तो C2H4 कंबाइन होगा, C2H4 प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, C2H4 प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उसके अलावा बनेगा बेटा यहाँ पे वाटर। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और दूसरा बनेगा यहाँ पे वाटर। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे ट्वाइस लिख देंगे, यहाँ पे भी ट्वाइस लिखेंगे 4 टाइम। ऑक्सीजन कितने आ गए 4 एंड इसको लिखेंगे 3 टाइम। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको चाहिए, इसी इक्वेशन के आंसर्स आपको निकालने हैं। अब इस इक्वेशन को तक हम कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए आपको और 3 इक्वेशंस दिए हैं। अब इक्वेशन क्या क्या दिया, पहला लिखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, आपको किसी कंपाउंड को बनाना उसके एलिमेंट से और वो स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है, उनको कंबाइन करना और आपको वहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है, उसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 दिया है। पहला हम क्या लिखेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 में हम लिखेंगे बेटा C कितने चाहिए बेटा, 2 कार्बन चाहिए, ट्वाइस कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितने चाहिए 4, हम लिखेंगे ट्वाइस H2, ये कंबाइन होगा और ये बनाएंगे बेटा C2H4। इस रिएक्शन का आपको एंथैल्पी दिया है डेल्टा H, इसका डेल्टा H का वैल्यू कितना दिया, वो दिया बेटा +52, तो यहाँ पे आएगा बेटा +52। ये तो होगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आप लिखेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2, ये देगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब इसका जो डेल्टा H है वो भी आपको दिया, डेल्टा H की वैल्यू दिया -394। तीसरा क्या दिया बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो वाटर दिया आप लिखेंगे H2 प्लस हाफ ऑफ O2, और यहाँ पे बनाना आपको बेटा H2। अब मैंने हाफ ऑफ O2 क्यों ले लिया, हाफ ऑफ O2 इसलिए ले लिया क्योंकि आपको कंपाउंड बनाना है ओनली 1 मोल, तो 1 मोल कंपाउंड बनाना है। आप इसका डेल्टा H बताइए कितना है, डेल्टा H वुड बी इक्वल टू -286। अब आपको करना क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन इन्हीं से चाहिए, इनका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा उस पर हम ध्यान दे देंगे, क्या बनेगा इक्वेशन। देखिए बेटा आपको ये C2H4 चाहे लेफ्ट साइड में, ये जो C2H4 है उसको लेफ्ट साइड में लेना है,
वो चाहिए 1 ही। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन ये राइट में है। इसका मतलब पहला इक्वेशन आपको रिवर्स करना है। तो अगर आप पहला इक्वेशन रिवर्स करेंगे, रिवर्स करके उसका आंसर कितना आएगा बेटा, वो प्लस, जब भी आप एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन को रिवर्स करेंगे, जो साइन ऑफ डेल्टा एच होता है वो इन्वर्ट हो जाता है। ये +52 है, ये बनेगा -52। तो मैं लिखूंगा उस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना आएगा, इसका डेल्टा एच आएगा इट इज़ इक्वल टू -52। उसके बाद प्लस देखते हैं उसके बाद क्या आएगा। अब आपको क्या करना है बेटा, राइट साइड में 2 कार्बन डाइऑक्साइड होने चाहिए। 2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, एक ही कार्बन डाइऑक्साइड है। इस रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 से। जो राइट साइड में आपको 2 वाटर भी चाहे, 2 वाटर भी चाहे, 2 वाटर भी चाहे, तो इस वाली रिएक्शन को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। बस इतना ही करना है, इनको ऐड करना है, आंसर आएगा। सीधी बात है, आंसर है। देखो C2H4 तो चाहिए रिवर्स साइड में, इसलिए रिवर्स कर दिया। अब राइट साइड में आपको चाहिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 ऑक्सीजन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 वाटर, तो इसके लिए इसको 2 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा। जब आप किसी थर्मोकेमिकल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, वो सिर्फ थर्मोकेमिकल इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई नहीं होता, उसकी एनर्जी को भी होता है। तो यहाँ पे एनर्जी को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं प्लस क्या करूँगा, आई विल रीराइट इट वंस, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूंगा बेटा। जो डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, वो +52 है, ये बनेगा -52, -52। उसके बाद क्या आएगा, प्लस डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू -52 प्लस क्या करेंगे बेटा, ट्वाइस, प्लस आएगा ट्वाइस -394, तो माइनस साइन आएगा, इसको लिखेंगे ट्वाइस 394। उसके बाद प्लस क्या आएगा, ट्वाइस 286, लेकिन माइनस ट्वाइस 286। इस सब को सॉल्व करेंगे आप। जो इसका डेल्टा एच वैल्यू आएगा, इसका डेल्टा एच आएगा बेटा माइनस, देखिए ये तो सीधी सी बात है, ये 600, ये कुछ 6039 बनेगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा -1412 किलो जूल पर मोल। तो ये निकलेगा बेटा इसका आंसर। सीधे इक्वेशन को सॉल्व करना, लिखना और आंसर निकालना। Cl2 गैस जो है वो Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो करना क्या बेटा, आंसर बिल्कुल सिंपल है। Cl2 गैस कन्वर्ट हो रहा है Cl ट्वाइस Cl में, तो इसका मतलब डिसोसिएशन हो रहा है। आपको Cl2 दिया है, Cl-Cl ये दिया आपको, Cl-Cl, Cl-Cl, 2 क्लोरीन दिया आपको, एक गैस स्टेट में है, तो ये गैस स्टेट में क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसका डिसोसिएशन करना है, तो एक तो Cl बनेगा, दूसरा भी Cl बनेगा। ये गैस स्टेट में है, ये भी गैस स्टेट में है। अब उसमें क्या लिखा है, पहले कितने मोल्स लिए थे आपने, 1 मोल, ये टोटल में 1 मोल था, ये टोटल में अलग अलग से 1 मोल बन रहा है, ये कितने मोल बनेंगे, 2 मोल। अगर 2 मोल बन गया, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच विल बी, इसका डेल्टा एच वैल्यू क्या होगा, डिसोसिएशन करवाना है, डिसोसिएशन को कहता है डेल्टा एच वुड बी पॉजिटिव। जो डेल्टा एच होगा वो पॉजिटिव है, डेल्टा एच वुड बी पॉजिटिव, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। अब 67 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा बेटा, x ग्राम ऑफ इथेनॉल, x ग्राम ऑफ इथेनॉल। जिस हिसाब से इस क्वेश्चन का डेटा दिया, ये इथेनॉल नहीं, ये इथेनॉल होना चाहिए, क्योंकि 44 यहाँ पे डेटा यूज किया तो उसी का मोलर मास है। x ग्राम ऑफ इथेनॉल वाज सब्जेक्टेड टू कंबशन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड द हीट प्रोड्यूस्ड इज y जूल्स। देन हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है y जूल्स है, उसको डेल्टा एच बोलेंगे। तो अगर वो डेल्टा एच है तो डेल्टा ई का आंसर निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए आंसर आसान सी बात है, आपको खुद आएगा। अगर आप इथेनॉल का बॉम्ब कैलोरीमीटर में रिएक्शन करवाएंगे, कंबशन करवाएंगे, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, C2H5OH। इसका कंबशन करवाएंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर में, तो क्या होगा, O2 के साथ कम होने का कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, CO2 बनेगा ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या बनेगा, एक तो बनेगा CO2, उसके अलावा क्या होगा बेटा, CO2 प्लस, और बनेगा इसमें वाटर, वो बनेगा बेटा 3 टाइम्स वाटर, 3 टाइम्स H2O बनेगा। तो ये हो गया है, ये कितने हो गए, 4 and 3 हो गया 7, इसको लिखेंगे बेटा 3 टाइम्स, क्योंकि एक बार ऑक्सीजन पहले ही है, सो इट इज़ 3 टाइम्स O2। हो गया रिएक्शन बैलेंस, ये रिएक्शन हो जाएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और इसका जो एंथैल्पी है कुछ ना कुछ निकलेगा, तो जो इसका डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि कंबशन है तो क्रॉस वुड भी नेगेटिव। अब इसमें लिखा क्या है, अगर आप इसके x ग्राम लेंगे, इसके अगर आप x ग्राम लेंगे, x ग्राम आपने लिया इथेनॉल का, x ग्राम ऑफ इथेनॉल कितनी एनर्जी दे रहा है, वो दे रहा है बेटा कितने जूल्स, y जूल्स, तो वो दे रहा है -y, लेकिन यानी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये y जूल्स के बराबर एनर्जी दे देगा। अगर आप इसके x ग्राम लेंगे तो ये देगा -y जूल्स, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, -y जूल्स। अब आपको क्या लिखा है, अब आपको लिखा है कि डेल्टा ई कंबशन जो होगा -x जूल्स होगा, -x जूल्स होगा कंबशन,
डेल्टा ई कंबशन होगा -5 जूल्स, डेल्टा ई कंबशन 44 जूल पर मोल। इसका ये आंसर हो सकता है। देखिए बेटा कैसे, एक्स ग्राम अगर खत्म होगा तो कितना बनाएगा -5 जूल्स। अगर 1 ग्राम खत्म होगा बेटा, 1 ग्राम, वहाँ से एनर्जी कितनी निकलेगी, -y डिवाइड बाई क्या लिखेंगे बेटा, डिवाइड बाई x जूल्स। और अगर 44 ग्राम्स खत्म होंगे, जो इथेनॉल का मोलर मास होता है, 44 ग्राम्स खत्म होंगे तो कितना बनेगा, वो बनेगा बेटा बराबर माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 44 जूल्स, इंटू 44 जूल, और यूनिट आएगा बेटा पर मोल, एक मोल के हिसाब से। तो इसका जो आएगा ना बेटा डेल्टा एच इस प्रोसेस का, डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू -44 वाई डिवाइड बाई एक्स जूल पर मोल। ये तो आएगा इसका कौन सा आंसर, डेल्टा एच का। आपको डेल्टा एच नहीं निकालना, आपको डेल्टा ई निकालना। तो डेल्टा ई कैसे निकालेंगे आप, पहले डेल्टा एच निकाल दिया, डेल्टा ई कैसे निकालेंगे। आपको याद होगा बेटा जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो वॉल्यूम रहता है वो कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम रहेगा बेटा कांस्टेंट तो डेल्टा वी किसके बराबर होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा वी 0 होगा हम लिख सकते हैं डेल्टा एच इट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम अगर डेल्टा वी 0 है, इस वैल्यू को यहाँ पे रख दिए, 0 हो गया, इसका मतलब जो डेल्टा एच होगा वो होगा बराबर डेल्टा यू के, वो आपस में बराबर होंगे। और अगर डेल्टा यू बराबर है, इसी डेल्टा यू को आप लिख सकते हैं डेल्टा ई, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का नोटेशन यू भी है ई भी है, और इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा -44 वाई डिवाइड बाई एक्स किलो जूल पर मोल, जूल पर मोल, किलो जूल नहीं आएगा, जूल पर मोल। दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आएगा बेटा ये वाला पार्ट। देखिए क्या दिया बेटा, अब आपको लिखा है कि 68 क्वेश्चन में आपको रिएक्शन दिया है, रिएक्शन कितने दिए हैं, 1 2 3 एंड 4, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसी से कर लेंगे बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एक ही स्टेप में निपटा देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आपको क्या क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या है, H2SO4, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन चाहिए। 4 ऑक्सीजन को लिखेंगे ट्वाइस O2 चाहिए और बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्योंकि हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन के लिए हमें इसके एलिमेंट्स लेने ज़रूरी। तो लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन। अब देखिए लेफ्ट साइड में है 2 हाइड्रोजन, ट्वाइस H भी नहीं लिखेंगे बेटा, H2 लिख देंगे, इसको H2 लिख देंगे। तो लेफ्ट साइड में देखो क्या 2 हाइड्रोजन है किसी इक्वेशन में, हाँ इस वाली इक्वेशन में 2 हाइड्रोजन है, तो इसका जो वैल्यू है ऐसे ही रख दो, कुछ भी मत कर दो। उसके बाद इस वाली इक्वेशन को देखिए, आपको सल्फर कहाँ पे मिल रहा है, पहले सल्फर 1 है, तो सल्फर 1 है तो 1 रहने दो, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन 2 इक्वेशंस को ऐसे ही रखना है। अब जो इक्वेशन है वो वाले 2 है, यहाँ पे राइट साइड में बेटा SO2, यहाँ पे लेफ्ट साइड में SO2, ये SO2 और SO2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे राइट साइड में SO3, यहाँ पे लेफ्ट साइड में SO3, वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे राइट साइड में है वाटर, यहाँ पे लेफ्ट साइड में वाटर, वो कैंसिल हो जाएगा, और आपको बचेगा सिर्फ राइट साइड में H2SO4। इसका मतलब क्या, आपको कुछ नहीं करना है, जो रिएक्शन है सब दिए, सारी एनर्जीज को सम करना है, जो सम करके आंसर आएगा दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। और इसका जो ऑप्शन आएगा बेटा सम करके, इनको अगर आप सम करेंगे तो ये हो गया 300, ये मान लो 400, 500, 6, 7, 800 समथिंग, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस, सबका साइन माइनस है तो सबका साइन माइनस करके 814 का आंसर आएगा इसका। द हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, अगर आपको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट दिया जाएगा, उसका हीट ऑफ सोल्यूशन आपको दिया है, एंड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, उनको दोनों के वैल्यूज दिए हैं, व्हाट विल द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो देखिए करेंगे कैसे, पहले हम इसका इक्वेशन तो लिख सकते हैं, द हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। आपने कॉपर सल्फेट ले लिया, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये सॉलिड होगा, इसको वाटर में डाल रहे हैं, जब वाटर में डालेंगे तो ये बनेगा CuSO4, बट ये बनेगा बेटा एक्वस, CuSO4 एक्वस। इसका आपको क्या दिया, हीट ऑफ सोल्यूशन, तो इसका डेल्टा एच वैल्यू दिया है, डेल्टा एच वैल्यू कितना दिया, -15.89, ये दिया इसका वैल्यू। दूसरा क्या लिखा है, जो इसका दिया एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, किसका, CuSO4 5 टाइम्स वाटर, CuSO4 5 टाइम्स वाटर। जब इसका एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन देखेंगे आप, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, जब ये वाटर में जाएगा, एक तो बन लेगा बेटा इसका CuSO4 एक्वस, और उसके अलावा इसमें बनेगा 5 टाइम्स वाटर, 5 टाइम्स वाटर। इसका जो डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एच दिया बेटा 2 पॉइंट प्लस वैल्यू प्लस 2.80,
प्लस 2.80 किलो कैलोरीज पर मोल। अब आपको निकालना किसका, व्हाट विल द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अगर आपको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट चाहे उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, मतलब आपको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से, ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, आपको इससे ये बनाना है, ये वाला कॉपर सल्फेट 5 टाइम्स वाटर, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा। अगर आप इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन करेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कैसे आएगा, आपको जो इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन देखिए आपको क्या ज़रूरत है, इक्वेशन आपको चाहिए CuSO4 जो होगा सॉलिड, उसको ऐड करना बेटा 5 टाइम्स वाटर, ऐड करेंगे 5 टाइम्स वाटर, वो क्या बना लेगा, वो बनाएगा CuSO4 5 टाइम्स वाटर, CuSO4 5 टाइम्स वाटर, ये आपका इक्वेशन होना चाहिए। इस इक्वेशन को बनाने के लिए आपको CuSO4 पहले होना चाहिए, वो है आपके पास, 5 टाइम्स वाटर ऐड करना है, वो यहाँ से आएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन को आपको रिवर्स करना है, इस इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो इस साइड में आएगा, एक्वस एक्वस कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है जो दूसरा इक्वेशन है उस दूसरे इक्वेशन को आपको रिवर्स करना है, जब रिवर्स करेंगे आपको मिलेगा यहाँ से कॉपर सल्फेट 5 टाइम्स वाटर, कॉपर सल्फेट 5 टाइम्स वाटर। तो पहला वाला जो इक्वेशन है उसका जो डेल्टा एच दिया है, पहली इक्वेशन का जो डेल्टा एच वैल्यू दिया है, पहली वाली इक्वेशन का जो डेल्टा एच दिया वो किसके बराबर दिया है, डेल्टा एच -15.9 -15.89, और दूसरी वाली इक्वेशन का जो डेल्टा एच होगा वो प्लस दिया है, आपको उसको इन्वर्ट करना है, माइनस हो जाएगा, -2.80 -2.80, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो दोनों का साइन माइनस आएगा, -15.89 प्लस माइनस हो गया -2.80, दोनों का मिला के जो डेल्टा एच आएगा वो आएगा 15, 16, 7, 18 पॉइंट समथिंग, और माइनस ही आएगा तो इसलिए जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा, इसका आंसर 18.69 किलो कैलोरीज वुड बी द आंसर। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन किसके लिए बेटा, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, एडियाबैटिक कंडीशन। पहले क्वेश्चन को ही समझिए, आंसर इजी है। पहली बात है कि इसमें लिखा है फ्री एक्सपेंशन, अगर फ्री एक्सपेंशन होगा, फ्री एक्सपेंशन मीन्स पी एक्सटर्नल होगा 0, अगर पी एक्सटर्नल 0 होगा तो वर्क भी कितना होगा बेटा, वर्क होगा 0, क्योंकि अगर एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं तो सिस्टम किसके अगेंस्ट वर्क करेगा, तो वर्क जो होगा वो 0 के बराबर होगा। एक्सपेंशन ऑफ अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, अगर एडियाबैटिक कंडीशन होगा तो क्यू का वैल्यू जो होगा वो भी 0 होगा, क्यू वैल्यू वुड बी इक्वल टू 0। अब सिस्टम वर्क ही नहीं कर रहा है, सिस्टम जब वर्क ही नहीं कर रहा है तो सिस्टम इंटरनल एनर्जी कहीं अपनी कोई एनर्जी यूज़ करेगा वर्क करने के लिए, नहीं, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, इससे जो डेल्टा टी वैल्यू होगा वो भी 0 होगा, तो डेल्टा टी भी 0, क्यू भी 0, डब्ल्यू भी 0, क्यू 0, डेल्टा टी 0 नहीं है, वर्क 0 है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसका आंसर नहीं होगा, क्यू इज इक्वल टू 0 ठीक है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, ये निकलेगा इसका आंसर। फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर 0, वर्क डन बाय द सिस्टम इज 0। What will be the heat of formation of methane? आपको मीथेन का निकालना है बेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालना है। इफ द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज दिस, heat of combustion of water is y and heat of combustion of methane is -z. What will the heat of formation of methane? पहले हम क्या लिखेंगे, heat of combustion of carbon। आपको पहले चाहिए क्या आंसर, पहले वो तो पता होना चाहिए। What will the heat of formation of methane? आपको कार्बन चाहिए और चाहिए 2 हाइड्रोजन, आपको ट्वाइस H2 मिलना चाहिए बेटा, CH4 मीथेन मिलना चाहिए, इसी का आपको निकालना है बेटा डेल्टा एच, डेल्टा एच वैल्यू कितना होगा। अब इसके लिए इक्वेशंस दिए हैं, उन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। पहला इक्वेशन क्या दिया, इफ द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, कार्बन का हीट ऑफ कंबशन कितना है, कार्बन प्लस O2 इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो डेल्टा एच है वो है बेटा -x के बराबर, इट्स इक्वल टू -x के बराबर। उसके बाद हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर लेंगे H2 प्लस हाफ ऑफ O2, प्लस हाफ ऑफ O2 जो होगा उससे क्या मिलेगा आपको बेटा, H2 मिलेगा वाटर, और उस वाटर का जो डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा, -y के बराबर, इट वुड बी इक्वल टू -y। एंड हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन का हीट ऑफ कंबशन लेंगे, 1 मोल ऑफ मीथेन लेना है, उसको बर्न करना है, ट्वाइस O2 मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा आपको बेटा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ट्वाइस वाटर। इसका जो हीट ऑफ कंबशन दिया है डेल्टा एच वो दिया इक्वल टू -z। अब करना है क्या है, आसान है, सिंपल है, हम इजीली कर सकते हैं इसको बेटा। अब देखिए बेटा करना है क्या आपको, पहली बात है कि आपको ये जो मीथेन है, मीथेन ये आपको चाहिए राइट साइड में, और हाइड्रोजन जो आपके चाहिए वो चाहिए 2। तो देखिए कैसे करना है इक्वेशन को सॉल्व। पहली बात, इक्वेशन हमें ये वाला चाहिए, इक्वेशन हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है, कार्बन 1 चाहिए, 1 कार्बन है चलेगा,
दो हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, तो इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो गया 2 से मल्टीप्लाई। अब उसके बाद मीथेन जो है वो राइट साइड में चाहिए। अगर मीथेन चाहे राइट साइड में कितने चाहे, इसका 1 मोल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका भी 1 मोल, तो इस वाली इक्वेशन को सिंपली रिवर्स करना है, रिवर्स करके आपका आंसर बन जाएगा। इजी है, बस इतना ही करना है। तो क्या करना है, अगर आपको डेल्टा एच निकालना होगा, डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, पहली इक्वेशन ऐसे ही रख दो तो -x प्लस दूसरा इक्वेशन को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, वो आएगा बेटा -2y, और जो तीसरा इक्वेशन है उसको रिवर्स करना है, वो -z है, वो बन जाएगा +z। डेल्टा एच इज इक्वल टू -x -2y, और आएगा उसके बाद दिस वुड बी +z। तो ये आएगा इसका आंसर। इसका जो ऑप्शन होगा बेटा इट वुड बी फोर्थ पार्ट। जो डेल्टा एच होगा एक तो -x होगा, इसका -x ही रहेगा, -2y इस वाली इक्वेशन का आएगा, और +z इसका आएगा, और आंसर वुड बी द फोर्थ पार्ट जो होगा दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। ये आएगा बेटा इसका आंसर। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी when 20 ml of 0.5 molar NaOH is mixed with 100 ml of 0.1 molar is x joules. Amount of heat released is x joules. The amount of heat of neutralization in kilojoule per mole. आपको per mole निकालना है, कितनी होगी enthalpy of neutralization। देखिए कैसे करेंगे बेटा। पहली बात है इसका साइन नेगेटिव आएगा, अगर इनमें से एक ही का साइन नेगेटिव होता तो उसको आंसर मान लेते, तो अब हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि दो के आंसर है माइनस माइनस, तो देख लेंगे। देखिए पहली बात क्या, हम पहले इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन क्या बनेगा, हम लेंगे HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH क्या बनेगा बेटा, एक तो बनेगा NaCl प्लस वाटर, ये इक्वेशन है, बैलेंस्ड है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबके 1 1 के बराबर है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, वो भी, और रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड रिएक्शन में क्या दिख रहा है आपको, इसका भी आपको कुछ डेटा दिया है, इसका भी कुछ डेटा दिया है। क्या डेटा दिया है, व्हेन 20 ml ऑफ 0.2 मोलर, इसका वॉल्यूम दिया बेटा 20 ml, 20 ml, इसकी मोलैरिटी कितनी दी है 0.5 मोलर दिया है। इसका वॉल्यूम दिया बेटा कितने 100 ml, और इसकी जो मोलैरिटी दी है वो कितनी दी है बेटा HCl का 0.1। तो हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, हम मिलीमोल निकाल देंगे। इसके मिलीमोल कितने आएंगे, अगर मैं इसके मिलीमोल निकालूंगा, मिलीमोल ऑफ H प्लस, मिलीमोल ऑफ H प्लस जो होगा इट वुड बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, और इसके जो मिलीमोल ऑफ OH माइनस होंगे वो कितने होंगे बेटा, मिलीमोल ऑफ OH माइनस वो भी होगा बराबर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। निकाले मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम हो गया 100 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू 10 मिलीमोल, 10 मिलीमोल, और इसका कितना आएगा बेटा, इसका आएगा 0.5 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 10 मिलीमोल, 10 मिलीमोल। तो पहली चीज़ जो आप नज़र में रखेंगे बेटा कि इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 10। H प्लस के भी 10 मिलीमोल है, और जो OH माइनस आपको दिया उसके भी कितने मिलीमोल है 10 मिलीमोल, दोनों के 10 है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई LR नहीं होगा, कोई ER नहीं होगा, जितना भी H प्लस होगा जितना भी OH माइनस होगा सारा कंज्यूम होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो LR ER यहाँ पे होगा ही नहीं। अब ये 10 मिलीमोल है, ये भी 10 मिलीमोल है, हमें आंसर मिलीमोल्स में नहीं चाहिए, हमें आंसर मोल्स में चाहिए। मैं इसको मोल बना दूंगा, हम लिखेंगे 10 इंटू मिली के बदले 10 रेज़ पावर -3 मोल, और यहाँ पे भी लिखेंगे बेटा 10 इंटू 10 रेज़ पावर -3 मोल। कितना बनेगा बेटा, 10 इंटू 10 रेज़ पावर -3 वो बनेगा 10 रेज़ पावर -2 मोल, और ये भी कितना बनेगा 10 रेज़ पावर -2 मोल, हो गया 10 रेज़ पावर -2 मोल। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड जब इतने इसके साथ कंबाइन होगा वो कितना है x जूल्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर 10 रेज़ पावर -2 मोल, 10 रेज़ पावर -2 मोल जो होंगे वो इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं बेटा x किलो जूल, वो दे रहे हैं x किलो जूल एनर्जी। अब ये एनर्जी रिलीज होगी एब्जॉर्ब होगी, रिलीज होगी, क्योंकि प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन आएगा, तो -x किलो जूल्स। तो अगर 10 रेज़ पावर -2 इतना दे रहा है तो 1 मोल कितना देगा, 1 मोल कितनी एनर्जी देगा, 1 मोल देगा बेटा -x किलो जूल्स, डिवाइड बाय करेंगे बेटा 10 रेज़ पावर -2, 10 रेज़ पावर -2, 10 रेज़ पावर -2 दे रहा है बेटा कितना -x, तो 1 मोल कितना देगा -x डिवाइड बाय 10 रेज़ पावर -2, तो 1 मोल कितनी एनर्जी देगा, इट इज इक्वल टू माइनस लिखेंगे बेटा, माइनस तो आएगी साइन। अब ये 10 रेज़ पावर -2 ऊपर आ गया, ये बनेगा +2, तो ये बनेगा 100, वो आएगा -100x। तो ये आएगा बेटा इसका आंसर, आंसर वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन।
Standard enthalpies of formation of SO3. Standard enthalpies of formation of SO3 दिया है. O3, carbon dioxide, NH3 and HI are given. The order of their increasing stability is. तो याद रखेंगे जितना standard enthalpy of formation ज़्यादा होगा उतनी stability भी ज़्यादा होगी. उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा. जितना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा. सिंपल सा आंसर है, आप देख के कर सकते हैं. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसका सबसे, आपको कौन सा ऑर्डर दिखाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कितना होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. बेटा भी याद रखना, मैं इसको थोड़ा और करेक्ट करूँगा. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन याद रखेंगे आप मोर नेगेटिव. इसको ऐसे याद रखेंगे बेटा, मोर नेगेटिव द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऐसे याद रखेंगे, मोर नेगेटिव द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. जितनी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा नेगेटिव होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसकी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ये देखिए नेगेटिव -393.2. कौन सा वैल्यू दिया, दूसरा वैल्यू मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड. हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए. इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिर्फ एक जगह लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड. ये वाला जो होगा दिस मस्ट बी इट्स करेक्ट आंसर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में मीन्स पहले आपको वो लिखना है जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी. और स्टेबिलिटी कम होगी उसका मोर नेगेटिव नहीं होगा, उसका लेस नेगेटिव होगा. और लेस नेगेटिव किसका, O3 का वैल्यू कितना दिया बेटा, O3 का वैल्यू दिया है 142. और ये 140 जो है इसका साइन है प्लस यहाँ पे. तो इसी का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ये स्टेबल कम होगा. इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है. तो एक ऑप्शन देख के आप सीधे आंसर बता सकते हैं. इट वुड बी थर्ड पार्ट. विच रिएक्शन ऑकर्स व्हेन विद द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन एंट्रोपी. इनमें से किस रिएक्शन की एंट्रोपी जो होगी वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगी, किस रिएक्शन की. पहली बात है वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. और ये क्या क्या दे रहा है, वाटर जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा ये दे रहा है 2 मोल ऑफ H2 और 1 मोल ऑफ O2. टोटल में दे रहा है बेटा 3 मोल. तो 3 मोल लिक्विड जो हो रहा है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 मोल बन रहा है. दूसरे ऑप्शन में लिखा है ट्वाइस NO देता है N2 प्लस O2, ये देता है बेटा 2 मोल. 2 मोल दे रहा है. 2 मोल गैस पहले भी थे, 2 मोल गैस उसके बाद भी है. पहले भी 2 मोल, इसके पहले गैशियस में कोई मोल नहीं था, ये दोनों गैशियस थे. अब ये भी 1 मोल गैशियस, 1 मोल गैशियस, ये दे रहा है 1 ही मोल. तो इसके 2 मोल से बन रहे हैं 1 मोल, इसके 2 मोल से बन रहे हैं. यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज होगा. ब्रोमीन गैशियस दे रहा है प्लस क्लोरीन गैशियस, ये देते हैं ट्वाइस BrCl 2 मोल, ये 1 मोल, ये भी 1 मोल, ये बन रहे हैं 2 मोल. तो यहाँ पे बनेंगे 2 मोल. अब देखिए कितने से कितना बन रहा है. यहाँ पे लिक्विड स्टेट में से जा रहा है 2 मोल गैशियस, 3 मोल गैशियस. तो एंट्रोपी तो बहुत बढ़ेगा. लिक्विड गैशियस में जा रहा है 3 मोल बन रहा है. इसमें 2 मोल दे रहा है, 2 मोल गैशियस दे रहा है 2 मोल. इंक्रीज इन एंट्रोपी इज नथिंग. यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे 1 मोल गैशियस है, ये सॉलिड है. 1 मोल गैशियस देता है 1 मोल, तो उतनी एंट्रोपी इंक्रीज नहीं. इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन. यहाँ पे 2 जगह ब्रोमीन है, 1 मोल गैस लिखा है, वहाँ पे भी 2 मोल है. इसका आंसर जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इट्स फर्स्ट पार्ट इसका बेटा आंसर होगा. तो पहले पार्ट का में जो होगा, जो इंक्रीज इन एंट्रोपी है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे 3 मोल बन रहे हैं. और वो भी कहाँ से बन रहे हैं बेटा, लिक्विड स्टेट से बन रहे हैं. देखिए बेटा क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एट कांस्टेंट प्रेशर साइन ऑफ वर्क डन इज नेगेटिव. इनमें से किसका साइन होगा वर्क डन का नेगेटिव. अब वर्क डन किसका नेगेटिव होगा, जिसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होगा या जिनमें एक्सपेंशन होगा. तो एक्सपेंशन किस में हो रहा है, ये सॉलिड से जा रहा है बेटा गैस. सॉलिड से गैस का मतलब है कि इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपेंशन हो जाएगा. तो पहली बात ये है. ये लिक्विड से जा रहा है सॉलिड, तो इसमें नो एक्सपेंशन. कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा और किस में होगा, गैस में कन्वर्ट होगा. अब इसमें ये वाला ऑप्शन भी तो ठीक है, इसमें भी एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें भी एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें भी एक्सपेंशन हो रहा है. तब इस क्वेश्चन में करेक्शन तो होना ही चाहिए. करेक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो सॉलिड लिखा बेटा, यहाँ पे जो सॉलिड लिखा होगा, इस सॉलिड की जगह लिखा हुआ होना चाहिए था, इसकी जगह लिखा होना चाहिए था गैस. अगर यहाँ पे गैस लिखा होता तो तब इसका भी एक्सपेंशन होता और इसका आंसर जो होता है, इसका आंसर होता ऑल ऑफ दिस. तब इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होता अगर यहाँ पे लिखा होता गैस. अब यहाँ पे गैस नहीं होगा तो इसका ऑप्शन जो होगा विदाउट राइटिंग दिस गैस वैस, तो इसका जो ऑप्शन होगा बेटा वो ऑप्शन याद रखेंगे आप. अगर ये गैस नहीं लिखा होगा तब इसके जो ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस वुड बी, इसका पहला ऑप्शन भी ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी ठीक है. तो सेकंड वाले में करेक्शन है थोड़ा सा. The enthalpy change of a reaction of 50 ml of ethylene with 50 ml of H2 at this pressure. Pressure is this and what is the value of delta E? देखिए बेटा कैसा करेंगे. Enthalpy change for the reaction of 50 ml of ethylene. Ethylene आप समझिए बेटा, ethylene किसको बोलते हैं. Enthalpy change for the reaction of 50 ml of ethylene. Ethylene क्या होता है बेटा, अगर H2 के साथ कंबाइन करेंगे
तो इथाइलिन क्या होगा बेटा, इथाइलिन वुड बी इसका, देखिए बेटा इथाइलिन क्या है, इथाइलिन है बेटा आपको ईथेन जिसको आप बोलते हैं ईथीन, ETHANE, ईथीन का हाइड्रोजन के साथ हम कॉम्बिनेशन करेंगे, बनेगा बेटा C2H6। सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन में आपको प्रेशर भी दिया, इस क्वेश्चन में प्रेशर दिया 1.5 ATM, और इसके अलावा आपको फॉर रिएक्शन है इथाइलिन में 50 ml ऑफ ईथेन, प्रेशर इज डेल्टा एच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू। आपको डेल्टा यू निकालो और आपको टेम्परेचर भी चाहिए, टेम्परेचर लेंगे आप बेटा, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो देखेंगे बेटा। तो प्रेशर जो दिया वो 1.5 है और डेल्टा एच का वैल्यू दिया है। अब देखिए पहले इसका ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। रिएक्शन इज बैलेंस्ड, अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तो इसके कितने मोल्स देने आपको, इसके कितने ml लिया आपने 50 ml, इसके भी लिए 50 ml, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं 1 मोल बना रहे हैं, ये भी बना है 50 ml, तो इन दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम है 100 ml, इसका जो वॉल्यूम है वो 50 ml। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है, जो चेंज इन वॉल्यूम होगा डेल्टा भी वो होगा -50 ml, लीटर्स में करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा वो, दिस इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब आपको क्या चाहिए, डेल्टा यू चाहिए, डेल्टा एच किसके बराबर होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस 0.31 यहाँ पे लिखा बेटा, नजर रखना 0.31 है लेकिन किलो जूल्स दिया, तो किलो जूल्स को आप जूल्स में कन्वर्ट करेंगे, इनटू करेंगे 10⁻3, ये आएगा प्रेशर 3/2 जो दिया है वहाँ पे 1.5 विच इज 3/2, डेल्टा वी माइनस 10⁻²। अब इसका जो यूनिट आएगा बेटा, इसका जो यूनिट आएगा ये वाला पी डेल्टा वी, इसका यूनिट आएगा बेटा ATM लीटर। उस ATM लीटर को जूल बनाना है तो मल्टीप्लाई करना है, जो हमने पहले ही क्वेश्चन में इनफैक्ट किया था। तो ATM लीटर को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा, जब इनको कैलकुलेट करेंगे आंसर वुड बी दिस, और ये वाला जो पार्ट होगा इसका ये होगा बेटा फर्स्ट पार्ट वुड बी द आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स कंसिडर करो और इनमें से बताओ ठीक कौन है गलत कौन है। पहली बात, चेंज इन स्टेट फंक्शन बिटवीन टू स्टेट्स इज अ डेफिनेट क्वांटिटी एंड डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पहली बात तो ठीक है। तो पहली बात जो स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन चेंज इन स्टेट फंक्शन बिटवीन टू स्टेट्स इज अ डेफिनेट क्वांटिटी, हाँ होती है डेफिनेट क्वांटिटी, इसको मेजर करा जा सकता है और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन बी अल्जेब्रिकली एडेड, ये गलत है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नॉन एडिटिव होते हैं, उनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज रिजल्ट्स इन अ पैरामीटर दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, नो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो निकालेंगे आंसर इज इंटेंसिव, और इंटेंसिव जो तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ये भी गलत होगा। उसके बाद क्या आएगा बेटा, तीसरा, मोलर हीट कैपेसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ बिल्कुल सही है, मोलर हीट कैपेसिटी होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हीट कैपेसिटी खुद होता है एक्सटेंसिव, बट मोलर हीट कैपेसिटी जो होता है वो होता है इंटेंसिव। तो इसका आएगा इसका जो आंसर आएगा बेटा दूसरा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहाँ, कैनॉट, आई एम सॉरी आई मिस रेड इट, यहाँ पे थे कैनॉट, तो मैंने सोचा कि ये लिखा है कैन बी, तो ये भी इसका आंसर जो होगा वो ठीक होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कांट बी एडेड, नहीं करते हैं वो अलजेब्रिकली ऐड नहीं होता है, और ये ठीक लिखा है, इसका मतलब इसके पहले तो ये वाले करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन विल बी TTFT विल बी द आंसर, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स और चौथा भी ट्रू है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स में आपको क्या करना है। डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर अ फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस क्या हो रहा है, जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, फिजिकल प्रोसेस क्या है, फिजिकल प्रोसेस आपको क्या दिया बेटा, वाटर लिक्विड होता है कन्वर्ट इनटू वाटर सॉलिड, वाटर लिक्विड आपको दिया है, ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा वाटर सॉलिड में, H2O सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। वाटर लिक्विड अगर वाटर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, क्या इसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा, नहीं, ये तो स्पॉन्टेनियस नहीं है, अपने आप तो नहीं होगा, किस हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। टेम्परेचर दिया -20, तो अगर टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो वाटर होगा वो खुद ब खुद फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो प्रोसेस होगा ये स्पॉन्टेनियस होगा, इसका जो डेल्टा जी होगा, डेल्टा जी वुड बी नेगेटिव, ये ठीक लिखा है, डेल्टा जी नेगेटिव फॉर अ फिजिकल प्रोसेस वाटर एंड -20। मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ आइस इज नेगेटिव, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ आइस, आपको आइस को वेपराइज करना है, एंट्रोपी ऑफ वेपराइज वो नेगेटिव हो सकता है, नहीं, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज नेवर नेगेटिव, वो तो पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर ही गलत लिखा है। इन एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन, अगर एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन होगा, हीट इन्वॉल्वड इज जीरो, हीट तो जीरो है, एक्सपेंशन तो हो रहा है, हीट इन्वॉल्वड इज जीरो, फ्री एक्सपेंशन है, ठीक बात है, एडियाबैटिक है, एंड देयरफॉर एंट्रोपी चेंज विल बी जीरो, क्या एंट्रोपी चेंज जीरो होगा, इसमें जो एंट्रोपी चेंज होगा बेटा, एंट्रोपी चेंज विल बी जीरो, एंट्रोपी चेंज जीरो होगा, एंट्रोपी चेंज जीरो नहीं होगा।
अगर एक्सपेंशन होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा, आपने पहले ही क्वेश्चन किया था डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन। एन आर आपने बोला था बेटा ऐसे, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर, उसमें टेम्परेचर भी था पहले, एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है वी टू ज़्यादा होगा तो डेल्टा एस भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये इसने लिखा है विल भी ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो इज ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा, इट विल बी अ डेफिनेट क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा। उसके बाद एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी ऑफ ए प्योर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टेंस इज जीरो, दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो TFFT आएगा इसका आंसर, TFFT वुड बी द आंसर। डेल्टा एच माइनस डेल्टा इज मैक्सिमम एट ए गिवन टेम्परेचर इन केस ऑफ डेल्टा एच और डेल्टा ई। हम लिखेंगे डेल्टा एच इट इज इक्वल टू देखिए इक्वेशन क्या है, डेल्टा एच इट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब इक्वेशन दिए हैं तो हम ऐसे निकालेंगे डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच माइनस निकालना हमें डेल्टा यू, इट इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी। अब आपको दिखाना है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा एट ए गिवन टेम्परेचर इन केस ऑफ। मैक्सिमम किस में होगा, आर टी कॉन्स्टेंट है जिसका डेल्टा एन जी ज़्यादा होगा, जिसका डेल्टा एन जी ज़्यादा होगा इन दोनों का डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, बस कहानी ख़त्म। अब डेल्टा एन जी किसका ज़्यादा है वो आपको देखना पड़ेगा। PCl5 गिव्स इसका डेल्टा एन जी जो होगा वो होगा 1 के बराबर, इसका जो डेल्टा एन जी निकलेगा वो निकलेगा 1 के बराबर, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 1। हाँ, इसका जो डेल्टा एन जी होगा सॉलिड सॉलिड, इसका डेल्टा एन जी आएगा 1, डेल्टा एन जी 1। इसका डेल्टा एन जी होगा सॉलिड गैस गैस, का डेल्टा एन जी आएगा 2, और इसका जो डेल्टा एन जी होगा गैस गैस वो आएगा -1, डेल्टा एन जी नहीं, डेल्टा एन जी वुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि 2 मोल है, यहाँ से भी 2 मोल है, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट। विच हैज़ द हाइस्ट एंट्रोपी पर मोल ऑफ सबस्टेंस, इनमें से सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी है, पर मोल ऑफ सबस्टेंस। देखिए हाइड्रोजन एंट्रोपी किसकी ज़्यादा होगी, एंट्रोपी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा है ATM, यहाँ पे भी ATM, यहाँ पे भी ATM, यहाँ पे STP लिखा है तो ATM ही होगा। अब एंट्रोपी किसकी ज़्यादा होगी, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पहला वाला जो लिखा है बेटा इसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है 298 केल्विन, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। इसका टेम्परेचर कितना होगा बेटा 273 केल्विन, इसका टेम्परेचर 100 लिखा है, 100 केल्विन कम है 0 केल्विन, इसका आंसर आएगा बेटा पहला ऑप्शन H2 गैस एट 298 केल्विन एंड 1 atm। The temperature of 1 mole of a gas is increased by 1 degree centigrade at constant pressure। constant pressure पे आप 1 mole of gas का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं by 1 degree centigrade। The magnitude of work done is, आसान है, 1 mole of gas है, आपको ये पता होना चाहिए बेटा R क्या होता है। What do you mean by R? गैस कांस्टेंट। R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट। R का जो यूनिट होता है, R का जो यूनिट होता है गैस कांस्टेंट का, वो क्या यूनिट होता है बेटा इसका, जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल होता है इसका यूनिट, जूल पर केल्विन पर मोल। अब इसका मतलब क्या होता है R? इट मीन्स वर्क डन। R का मतलब होता है वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ गैस। एक गैस का 1 मोल कितना वर्क करेगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज बाय, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 डिग्री। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 डिग्री, जब टेम्परेचर बढ़ेगा कितने से बेटा 1 डिग्री से बढ़ेगा टेम्परेचर, उसी को हम नाम बोलते हैं R। और ये भी तो लिखा है टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री। 1 मोल ऑफ गैस लेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे 1 डिग्री से एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर तो कांस्टेंट है, हमने चेंज नहीं किया। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इज, अगर वर्क डन होगा तो आंसर वुड बी इक्वल टू -R, आंसर वुड बी -R क्योंकि गैस को ही वर्क करना है, तो जो वर्क डन होगा दैट वुड बी इक्वल टू -R। इसका ऑप्शन होना चाहिए था -R, यहाँ पे बेटा इसका +R हो गया है तो होना चाहिए था बेटा -R, तो इसका आंसर आएगा बेटा -R। साइन ऑफ डेल्टा जी फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस इज नेगेटिव एट, अगर आप आइस को मेल्ट करेंगे इसका डेल्टा जी जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव कब होगा, आइस को मेल्ट करना है, तो आइस मेल्ट समझिए बेटा क्या करना है, H2O लेना है, H2O है वो है सॉलिड स्टेट में, इसको मेल्ट करना है, ये बनेगा H2O लिक्विड, H2O लिक्विड में कन्वर्ट करना है। डेल्टा जी फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस इज नेगेटिव, इसका डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। तो डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा, जब टेम्परेचर होगा बेटा ग्रेटर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कैल्विन में दिया है ग्रेटर देन 273 कैल्विन, जब टेम्परेचर होगा 273 केल्विन से ज़्यादा। अब टेम्परेचर कब है 273 से ज़्यादा, ये तो कम है, ये भी कम है,
ये भी कम है, इसका आएगा 274 आंसर। 274 आएगा बेटा इसका करेक्ट आंसर। तो ये इससे आंसर आप निकाल सकते। When 1 mole of an ideal gas is compressed to half of its initial volume, जब आप 1 mole of ideal gas को compress करते हैं कितना बेटा, half of its initial volume, तब क्या होगा, and simultaneously heated to twice of its initial temperature, at the same time आप इसका क्या कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कितना, इनिशियल टेम्परेचर का डबल कर रहे हैं, द चेंज इन एंट्रोपी इज। पहली क्वेश्चन में मैंने बोला था कि एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं, डेल्टा एस किसके बराबर निकालते हैं, एन सी बी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन डिवाइड किससे, प्लस क्या किया था, एन आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन, इससे निकालते हैं आप एंट्रोपी चेंज। अब देखिए आपको डेल्टा एस तो निकालना है, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 1 मोल, तो एन छोड़ दो, सी वी रहेगा ऐसे ही, एल एन ऐसे ही रहेगा, टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं, हीटेड टू ट्वाइस, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो डबल हो जाएगा, तो टी टू बाई टी वन जो होगा वो 2 के बराबर होगा, तो वो निकलेगा लॉन 2 के बराबर। टी टू बाई टी वन किसके बराबर आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू लॉन 2। अगर ये लॉन 2 के बराबर है प्लस, समझ लेना बेटा क्या है, उसके बाद एन दोबारा 1 के बराबर है, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद लिखा एल एन, एल एन आप क्या किया, वेन वॉल्यूम ऑफ एन कंप्रेसर, जो इनिशियल वॉल्यूम है वो डबल होगा और जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो हाफ होगा, इसका मतलब जो फाइनल वॉल्यूम है वो हाफ ऑफ इनिशियल वॉल्यूम है, इट वुड बी इक्वल टू 1/2। वही हो गया ना कि जो इनिशियल वॉल्यूम है वो अगर 2 है, फाइनल कितना हो गया, हाफ, उसका आधा, तो 1 कर दिया। अब आपको इसी को सॉल्व करना है, डेल्टा एस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर लिखेंगे, सी वी एल एन ऑफ 2, उसके बाद देखिए क्या, ये 2 ऊपर लेके आए, अगर आप 2 लेके आए सॉल्व करेंगे इसको, लॉन 1 माइनस लॉन 2, लॉन 1 तो निकलेगा बेटा ऐसे बाहर, और लॉन 1 हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, लॉन 2, इसको अगर इन्वर्ट करेंगे साइन माइनस होगा, तो इसको ऊपर लेके आओ 2 को, ये माइनस होगा, माइनस आएगा आर, फिर लिखेंगे आप बेटा एल एन ऑफ 2, एल एन ऑफ 2, डेल्टा एस वुड बी इक्वल टू, अब आसान तो है, अब आप सॉल्व कर सकते हैं, एल एन ऑफ 2 एल एन ऑफ 2 कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या, सी वी माइनस आर, और बाहर बचेगा बेटा एल एन ऑफ 2। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी फोर्थ पार्ट, सी वी माइनस आर और एल एन ऑफ 2। डेल्टा एच फॉर कंबशन ऑफ मीथेन इज दिस, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट इज, डेल्टा यू का वैल्यू दिया और डेल्टा एच का वैल्यू निकालना है फॉर कंबशन ऑफ मीथेन। सिंपल है बेटा, कर सकते हैं, इजीली आएगा, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। तो कैसे करना है बेटा इसका आंसर, हम लिखेंगे डेल्टा एच जो डेल्टा एच होता है इट इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस कंबशन ऑफ मीथेन करवाना तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा, डेल्टा एन जी आर टी। अब मीथेन का कंबशन करवाइए, CH4 प्लस O2, CH4 प्लस ट्वाइस O2, ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ट्वाइस वाटर, प्लस ट्वाइस वाटर। अब इसका अगर आप डेल्टा एन जी देखेंगे, डेल्टा एन जी कितना आएगा बेटा, इसका डेल्टा एन जी वुड बी इक्वल टू, जो इसका डेल्टा एन जी आएगा वो कितना आएगा बेटा, डेल्टा एन जी वुड बी इक्वल टू -2। अब डेल्टा एन जी -2 है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू, डेल्टा यू का वैल्यू वहीं से दिया है, वो दिया बेटा -x दिया, उसके बाद क्या करेंगे प्लस, डेल्टा एन जी कितना है माइनस, तो डेल्टा एन जी माइनस रख दो, डेल्टा एन जी -2, आर का वैल्यू नहीं पता हमें, आर ऐसे लिखना है, और टेम्परेचर का वैल्यू जो दिया है नहीं पूछा है, डेल्टा यू नॉट डेल्टा एच नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में विच इज 298, तो यहाँ पे लिख देंगे 298, तो जो डेल्टा एच का वैल्यू आएगा, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू -x, उसके बाद माइनस आएगा, 2 × 298 वुड बी 596 आर। इसका जो ऑप्शन आएगा, इसका आएगा बेटा पहला ऑप्शन, ये होगा बेटा इसका करेक्ट आंसर। विच व्हाट आर द साइंस ऑफ द एंट्रोपी चेंज प्लस और माइनस इन द फॉलोइंग, एंट्रोपी चेंज का साइन क्या होगा, देखिए एंट्रोपी चेंज का साइन, लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड, लिक्विड सॉलिड बन रहा है, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स दूर दूर, सॉलिड में नज़दीक, लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा, सॉलिड की एंट्रोपी कम। अगर सॉलिड की एंट्रोपी कम है, एंट्रोपी कम हो गई सॉलिड की, तो क्या हो गया, सॉलिड की एंट्रोपी डिक्रीज होगी, तो पहला नेगेटिव, इसका मतलब पहले 3 में से कोई भी आंसर आएगा तो नेगेटिव है, पहला वाले पार्ट का आएगा एंट्रोपी का साइन नेगेटिव क्योंकि कम हो रहा है। टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 to 115 केल्विन, टेम्परेचर बढ़ाओगे एंट्रोपी खुद बढ़ेगी, प्लस इसका आएगा प्लस साइन, इसका मतलब है इनमें प्लस साइन नहीं है, अगर इनमें प्लस साइन नहीं है पहला पार्ट होगा करेक्ट आंसर, सिंपल सा आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस,
इन रिएक्शंस में आपको दिए हैं डेल्टा एच के वैल्यू दिए, इन विच केस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बी डेल्टा एच बाई 2। इनमें से ऐसा कौन सा केस होगा जहाँ पे एंथैल्पी फॉर्मेशन होगा डेल्टा एच बाई 2। अब डेल्टा एच बाई 2 कैसे हो सकता है? जो रिएक्शन होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आपको क्या करना है, आपको बनाना है 1 मोल ऑफ सबस्टेंस। अगर आप 1 मोल ऑफ सबस्टेंस बना रहे, अगर किसी रिएक्शन में 2 मोल ऑफ सबस्टेंस बन रहा है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट, तब जो एंथैल्पी चेंज होगा 2 मोल्स के लिए उसको डिवाइड करेंगे 2 1 मोल के लिए आंसर आएगा। देखते हैं रिएक्शन, पहला वाला रिएक्शन दिया N2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस NO। N2 भी इसका एलिमेंटल स्टेट, O2 भी इसका एलिमेंटल स्टेट, ट्वाइस NO बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। 2 मोल्स के लिए जो एनर्जी है वो है बेटा बराबर x1 के बराबर। 1 मोल की एनर्जी जो होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ से निकालेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगा डेल्टा FH वो होगा बराबर बेटा x1 डिवाइडेड बाई 2। तो पहला ही आंसर लगता है इसका। दूसरा चेक कर लेंगे, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, नहीं चलेगा क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कंपाउंड नहीं होना चाहिए। इसमें भी कंपाउंड है, इसमें भी कंपाउंड है, पहले ही देख लेते तो ऐसे कर लेते। तो इसका आंसर आएगा बेटा फर्स्ट पार्ट, इसका आएगा ये वाला पार्ट। इन विच इन द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HF वीक एसिड एंड NaOH। HF आपने ले लिया, एक वीक एसिड है, HF इज अ वीक एसिड, HF इज अ वीक एसिड प्लस इसका रिएक्शन करवाया बेटा NaOH के साथ। क्या दे रहा बेटा, एक तो दे रहा है NaF प्लस दे रहा है वाटर H2O, ये दे रहा है। उसके बाद क्या लिखा है, इसका जो डेल्टा H है, डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो है -68.6। द वैल्यू इज मच हायर देन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। इतनी एनर्जी निकलनी चाहिए लेकिन ये ज़्यादा निकल रही है। आसान तो है, जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, उनके 1 मोल आपस में 1 इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस 1 इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस कंबाइन होंगे तो इतनी एनर्जी निकलती है 57.3। अब यहाँ पे क्या किया इस क्वेश्चन में लिखा है कि HF तो वीक एसिड है, वीक एसिड होने के बाद ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करो और एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से भी ज़्यादा दे रहा है। अब ऐसा क्यों दे रहा है, ये तो सिंपल आंसर, जो HF होता है इसमें जो F-1 होता है, F-1 एक छोटा आयन होता है, इसका क्या होता है, इसका हैवी हाइड्रेशन होता है। इट इज़ हाइड्रेटेड टू ए वेरी हैवी एक्सटेंट, इसका होगा बेटा हैवी हाइड्रेशन। जब इसका हैवी हाइड्रेशन होगा, उस हाइड्रेशन में क्या होगा, एनर्जी इज रिलीज, इसमें एनर्जी निकलेगी। वो जो एनर्जी इसमें निकलेगी उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एक तो ये बेस के साथ रिएक्शन होगा, रिएक्शन दे रहा है और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकलेगी। उसके अलावा इसका क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन से और एनर्जी निकलेगी और इसकी जो हाइड्रेशन से एनर्जी होगी वो इसकी एनर्जी में ऐड हो रहा है, उसकी वजह से इसका वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 68.6। तो इसका आंसर क्या आएगा, there is hydration of F- ion in aqueous solution and the process exothermic। हाइड्रेशन एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीज होती है, वही जो एनर्जी रिलीज होगी वो उस जो न्यूट्रलाइजेशन से एनर्जी निकलेगी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उसमें ऐड होके टोटल वैल्यू दे देगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर डेल्टा H फॉर वाटर इज 40.66 किलो जूल्स। द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट फॉर इट इज 2 मोल विल बी। इसके 2 मोल्स का एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना होगा, आपको क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर 1 मोल आपको दिया है। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर 1 मोल कैसे निकालेंगे, आपको वाटर का वेपराइजेशन ही करवाना है। जब आप वाटर का वेपराइजेशन करवाएंगे वहाँ से डेल्टा NG निकालेंगे, वो डेल्टा NG करके आप निकालेंगे डेल्टा U का वैल्यू। अब पहली चीज़ मैं इसका थेरेटिकली एक आंसर समझाऊंगा कैसे निकालना है थेरेटिकली। पहली बात है कि आपको दिया एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा H फॉर वाटर कितना दिया, 40.66 किलो जूल। आपको डेल्टा H का वैल्यू दिया है, जो डेल्टा H वैल्यू दिया है वो दिया बेटा किसके बराबर, 40.66 किलो जूल पर मोल, ये दिया आपको बेटा डेल्टा H का वैल्यू। ऑब्वियसली अगर डेल्टा H का वैल्यू होगा तो डेल्टा U का वैल्यू उससे कम होगा पर मोल। अगर हम देखेंगे ना डेल्टा H का वैल्यू और डेल्टा U का वैल्यू, डेल्टा H 40 है तो डेल्टा U का वैल्यू उससे कम होना चाहिए, लेकिन 1 मोल के लिए। अब कितना वैल्यू कम होगा वो हम देखेंगे। तो हम रिएक्शन इसका इक्वेशन लिखेंगे, जो वाटर है वेपराइजेशन करवाना है तो लिक्विड स्टेट से कहाँ जाएगा बेटा, वाटर इन गैसियस स्टेट। इस प्रोसेस का जो डेल्टा NG होगा, दैट डेल्टा NG वुड बी इक्वल टू 1। जो डेल्टा NG होगा वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर प्लस 1 के बराबर। तो आप लिखेंगे डेल्टा H, इस प्रोसेस का जो डेल्टा H होगा इट वुड बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। डेल्टा NG RT, आपको डेल्टा U चाहिए, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा NG RT के बराबर। तो डेल्टा U किसके बराबर आएगा, डेल्टा H। डेल्टा H का वैल्यू कितना दिया, 40.66।
यूनिट का ख्याल रखें, यूनिट जो दिया है बेटा वो दिया है किलो जूल्स में, तो आपका जो आंसर भी आएगा लास्ट में वो किलो जूल्स में ही आना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, माइनस डेल्टा एन जी का वैल्यू 1 ही है, आर का वैल्यू लिखेंगे 25/3। अब मैंने पहले भी क्वेश्चन में बोला था अगर ये किलो जूल्स में दिया है, आर का भी वैल्यू किलो जूल्स में ही लेना है, तो इसको इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ अब टेम्परेचर कितना लेना है, क्या इस इक्वेशन में कहीं पे टेम्परेचर दिया नहीं दिया, आपको टेम्परेचर लेना है इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जब आप वेपराइजेशन करवाएंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, आपको बॉइलिंग पॉइंट पे ही करवाना है, तो आप लेंगे इंटू 373 केल्विन टेम्परेचर। आपको जो टेम्परेचर चाहे वो कितना चाहे बेटा, 373 केल्विन टेम्परेचर। अब इसको सॉल्व कर लो आप, डेल्टा यू का जो वैल्यू आएगा, डेल्टा यू वैल्यू इज इक्वल, याद रखना जो डेल्टा यू वैल्यू आएगा वो आएगा बेटा पर मोल, पर मोल कितना आएगा, वो आएगा +37.56, इतना वैल्यू आएगा एक मोल के लिए, ये आएगा बेटा किलो जूल पर मोल, ये तो एक मोल के लिए चाहिए। क्या आपको एक मोल के लिए आंसर चाहिए या 2 मोल्स के लिए चाहिए, 2 मोल के लिए आंसर चाहिए, तो 2 मोल के लिए किसके आएगा, डेल्टा यू इट इज इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे बेटा 10⁻⁻3, क्योंकि किलो जूल्स में करेंगे तो -3 आना चाहिए, क्योंकि किलो के बदले आएगा -3। अब 37.56 किलो जूल मोल आएगा पर मोल के लिए, 2 मोल्स के लिए कितना आएगा, 2 × 37.56 किलो जूल पर मोल आएगा, किलो जूल अब पर मोल नहीं लिख सकते, 2 × 37 हो गया 60, 70 तो आएगा 74, 75 के करीब आएगा, तो 75 कोई इसका ऑप्शन है ही नहीं, 75 अगर ऑप्शन नहीं है होगा इसका आंसर आएगा बेटा नन ऑफ दीज। The enthalpy change for which of the following process represents the enthalpy of formation of AgCl? इनमें से enthalpy change for following process represents the, आपको दिखाना है क्या enthalpy of, इसमें दिखाना बेटा आपको enthalpy of formation कौन दिखाता है किसका, AgCl का। अब इस क्वेश्चन में AgCl कहाँ पे दिख रहा है बेटा, AgCl तो यहाँ पे है सॉलिड ठीक है, लेकिन इसमें Ag+ और Cl- है, आइंस नहीं चाहिए, आपको एलिमेंट्स लेने इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। इसमें AuCl है नहीं चलेगा, इसमें AgCl है नहीं चलेगा, इसमें AuCl है, इसमें आयन से नहीं चलेंगे, तो ये वाला इक्वेशन हो सकता है। इस इक्वेशन को देखिए, Ag सॉलिड 1/Cl2 गैस ठीक, यहाँ पे AF हुआ है ये याद रखना, ये होगा AgCl, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, ये होना चाहिए था AgCl। फॉर्मेशन रिएक्शन आपको दिया है, इसका दिया 2x किलो कैलोरीज, ये रिएक्शन दिया है इसका दिया +5 किलो कैलोरी। फाइंड आउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, SO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। इसको कैसे करेंगे, हम रिएक्शन लिख देंगे बेटा, सल्फर प्लस सल्फर ले लिया हमने +3/2 O2, ये गैस ही है तो वो देगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा वो है बराबर -2x, आंसर निकाल देंगे आएगा -2x किलो कैलोरी। और दूसरा रिएक्शन जो दिया है वो दिया सल्फर डाइऑक्साइड +½ O2 वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड, वो गैस ही होगा, और डेल्टा H जो होगा वो इस प्रोसेस का कितना लिखा है +y का मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है इसके साथ, तो -y के बराबर लिख दें। ये +y लिखा है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ इतनी एनर्जी भी मिल रही है, अगर मिल रही है तो माइनस लिख देंगे। अब आपको क्या निकालना, आपको चाहिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ SO2 चाहिए तो SO2 आपको लेफ्ट साइड में चाहिए, SO2 आपको राइट साइड में चाहिए। अगर राइट साइड में चाहे तो इस इक्वेशन को उल्टा करना है, ये जो SO2 होगा बेटा SO2 आपको चाहिए बेटा राइट साइड में, अगर राइट साइड में चाहे लेफ्ट साइड में क्या चाहिए ऑक्सीजन, इस इक्वेशन को उल्टा कर दो आंसर खुद आएगा, इस इक्वेशन को उल्टा कर दो, ये उल्टा कर दो बस। अब उल्टा करके क्या आएगा, जो आंसर आएगा क्या निकलेगा, उल्टा करेंगे बेटा इस इक्वेशन को, क्योंकि SO2 आपको राइट में चाहे, SO3 इसका लेफ्ट में आएगा, SO3 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 O2 के साथ एक ½ O2 कैंसिल हो जाएगा, वो बचेगा O2, तो S+O2 आएगा सिंपली SO2। तो इसका जो डेल्टा H आएगा बेटा इस रिएक्शन का, डेल्टा H वुड बी -2x + y, डेल्टा H इस रिएक्शन का कितना आएगा बेटा -2x + y, दिस वुड बी द डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन। इसका ऑप्शन है ये कोई बेटा, इसका ऑप्शन है बेटा -2x + y। इसका कॉमन निकाल के वैल्यू बेटा, कॉमन कैसे निकाल के, डेल्टा H इज इक्वल माइनस कॉमन निकाल दो, इसको 2x ही लिख दो और इसको -y कर दो, माइनस और प्लस बनेगा माइनस बनेगा प्लस, तो ये इसका होगा बेटा करेक्ट ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड पार्ट। सिस्टम एब्जॉर्ब्स 20 किलो जूल हीट, एक सिस्टम है जो वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्व करे 20 किलो जूल,
हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और वर्क भी कर रहा है साथ साथ। कितना वर्क कर रहा है? 10 किलो जूल वर्क। कैलकुलेट द देन इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम विल बी। एब्जॉर्ब कर रहा है 20, सीधे आंसर बताए बेटा। एब्जॉर्ब कर रहा है 20, वर्क कर रहा है 10। अगर वर्क 10 कर रहा है तो टोटल में एनर्जी बढ़ेगा बाई 10 जूल्स। डेल्टा यू आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो याद ही होगा। डेल्टा यू इट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू किसके बराबर आएगा? कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? 20 जूल, तो 20 जूल आएगा प्लस 20 जूल। उसके बाद क्या आएगा? वर्क कर रहा है, माइनस आएगा, माइनस 10 किलो जूल आएगा बेटा, प्लस 20 किलो जूल माइनस 10 किलो जूल, तो आंसर आएगा बेटा प्लस 10 किलो जूल। तो इंटरनल एनर्जी जो होगी वो बढ़ेगी बाय एन अमाउंट ऑफ 10 किलो जूल्स। इसका आंसर आएगा बेटा इंक्रीज बाय 10 किलो जूल। बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट कैसे करेंगे आप करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना ईजी है। पहला वाला प्रोसेस लिखा है के पी इज इक्वल टू क्यू। जो के पी है वो किसके बराबर है बेटा? क्यू के बराबर। जब के पी होगा क्यू के बराबर, खुद ही समझिए ना क्या है बेटा आंसर? इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन कोशेंट के बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब ए को आएगा बेटा 3, ए को आएगा 3। दूसरी बात, अब देखिए बेटा टी डेल्टा एस, पहले बाकी ऑप्शन देखेंगे। क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, क्यू मीन्स प्लस क्यू, प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। जब प्लस क्यू होगा माइनस डब्ल्यू के बराबर, इसका जो एक्चुअल में इक्वेशन है वो ये वाला इक्वेशन है। इसका जो एक्चुअल में इक्वेशन है बेटा, इसका इक्वेशन ये होगा डेल्टा यू इट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू का वैल्यू 0 रख दो, क्यू यहाँ लाओ, क्यू आएगा बेटा, या डब्ल्यू को ही यहाँ लाओ, दोनों में से एक जो आपकी मर्जी है। क्यू को यहाँ लाओ तो वो आएगा माइनस क्यू इट इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, माइनस क्यू इट इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, ये आएगा। साइन इंटरचेंज कर दो, साइन इंटरचेंज करोगे आप लिख सकते हैं प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस है, आप इन साइंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। साइन इंटरचेंज हो गया तो प्लस क्यू आ गया माइनस डब्ल्यू के बराबर। अगर प्लस क्यू आ गया माइनस क्यू के बराबर, इसको याद रखना, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा यू का जो वैल्यू होगा वो होगा 0 के बराबर। और किस प्रोसेस का डेल्टा यू 0 होगा? अगर वो होगा बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये प्रोसेस होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जो डी होगा उसका जो आंसर आएगा वो सेकंड आएगा। जो डी होगा उसका आंसर ये बेटा डी का आंसर सेकंड आएगा, डी का आंसर सेकंड, डी का आंसर, तो इसका मतलब और एक ऑप्शन सॉल्व करने। व्हेन डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एच इज नेगेटिव, पहले ही मैंने बोला जब हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा प्रोसेस का, डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब जो एनर्जी वो बढ़ रही है, डेल्टा एच नेगेटिव एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, तो क्या है प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। सीधे बनाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस बनेगा। अब देखिए ए वाले को 3 आ गया, ए वाले को 3 आएगा। उसके बाद देखिए सी वाले को क्या आएगा बेटा? सी वाले को आएगा फर्स्ट पार्ट, जो सी वाला होगा इसको आएगा बेटा फर्स्ट पार्ट, सी वाला फर्स्ट पार्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा बेटा आंसर, क्योंकि डी का सेकंड है, डी का सेकंड है वो यहाँ पे, तो इसका ये वाला आएगा बेटा आंसर। फॉर द फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जीज, इन बॉन्ड एनर्जीज से आपको क्या निकालना है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है आपको। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? सिंपल सा डेटा दिया, उसको सॉल्व कर लेंगे। पहले आपको क्या दिया है? C2H2, C2H2 मतलब बेटा ऐसे कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड, यह आएगा C2H2 प्लस इसका 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, बनेगा क्या बेटा? C2H6, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने बेटा? 6 हाइड्रोजन होंगे इसमें बेटा, 6 हाइड्रोजन्स हो गए, 6 हाइड्रोजन्स। अब आपको क्या करना है बेटा? आपको निकालना है, किस चीज़ का वैल्यू निकालना है? आपको निकालना है इसका डेल्टा एच कितना होगा, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस करेंगे बेटा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे निकालेंगे? उसमें देखिए कितने बॉन्ड है, सी एच बॉन्ड 6 है, और सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड 1 है। एक सी सिंगल बॉन्ड सी को कितनी एनर्जी लगेगी बेटा? सी सिंगल बॉन्ड सी जो होगा उसका है 340, तो पहले लिख देंगे हम बेटा 340 हो गया पहला बनेगा इसका 340 प्लस, उसके बाद सी एच बॉन्ड कितना है? 6, जो सी एच सिंगल बॉन्ड है वो है 6 425, इसको लिखेंगे बेटा 6 इंटू 425, 6 इंटू 425 होगा ये वाला वैल्यू। उसके बाद क्या करेंगे? माइनस
अब माइनस क्या क्या करेंगे नज़र रखना, हाइड्रोजन खाली वाले हाइड्रोजन 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 420 दो है, तो इसको लिखेंगे बेटा माइनस, प्लस आएगा बेटा प्लस, कितने बेटा 2 बॉन्ड्स है, तो हम लिखेंगे ट्वाइस इंटू 420, ट्वाइस इंटू 420 प्लस, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले, कार्बन हाइड्रोजन ये बनेगा बेटा, कार्बन हाइड्रोजन ये है 1 2 3 4 4 425, तो ये आएगा बेटा 4 टाइम्स 425, तो होगा ये। उसके बाद क्या आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं दिया, ट्रिपल बॉन्ड दिया, इट शुड हैव बीन अ डबल बॉन्ड, ये बेटा C2V2, बेटा आई हैव मिसरेड द क्वेश्चन, यहाँ पे है बेटा ये एक्चुअल में C2H2, तो अगर इस C2H2 है तो इसमें एक हाइड्रोजन कम होगा, एक हाइड्रोजन कम होगा, यहाँ से एनर्जी में भी वैसा ही, इस एनर्जी में मैंने यहाँ पे लिखे थे 4 हाइड्रोजन, इसमें 2 ही हाइड्रोजन आएंगे, प्लस 2 इंटू 425, उसके बाद आएगा कार्बन डबल बॉन्ड एक, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का दिया है तो 601 लेंगे, डबल बॉन्ड का ही दिया होगा प्लस 601, इस सब को सॉल्व करोगे, इसका जो डेल्टा एच आएगा, डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू -599, ये आएगा बेटा इसका आंसर किलो जूल पर मोल। इस सब को सॉल्व कर लो और इसका आंसर आएगा -599 किलो जूल पर। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, इन रिएक्शंस में क्या बोलना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इज, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, HCl की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होगी, सीधे ऑप्शंस पे जाइए, ये इसका हो नहीं सकता क्योंकि आयन्स दिए हैं H2 प्लस Cl2, ये 2 बन रहे हैं तो 2 का बनेगा X2, हो सकता है यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये HCl बन रहा है, इसका फिजिकल स्टेट नज़र नहीं आ रहा है। अब देखिए HCl लिक्विड है, ठीक है, अब देखिए बेटा हाफ ऑफ H2 हाफ ऑफ HCl, HCl बन रहा है, इससे बनेगा HCl, डेल्टा H इक्वल टू माइनस, डायरेक्टली ऑप्शन है क्योंकि 1 मोल तो बन रहा है इसके एलिमेंट से फ्रॉम इट्स एलिमेंटल स्टेट। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस, इसमें ये इतने प्रोसेस आपको दिए हैं, आपको इस वाली प्रोसेस का आंसर निकालना है, इस वाली प्रोसेस का आंसर निकालना है, इस वाली प्रोसेस का आंसर कैसे निकालेंगे समझ लेना, सीधे डायरेक्टली ऑप्शंस पे जाइए, डायरेक्टली इक्वेशंस पे जाइए, आपको लेफ्ट साइड में एक बी बचाना है, एक बी बचाना है, इसमें यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ 2 बी, यहाँ 3 बी, हम क्या कर लेंगे, हम इन इक्वेशंस को ऐसे ही रहने देंगे, ये लेफ्ट साइड में 3 बी, ये राइट साइड में 2 बी, 2 कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेगा, तो एक बच रहा है, इस इक्वेशन को रहने दो ऐसे। डी लेफ्ट साइड में आपको चाहिए एक, डी आपको चाहिए लेफ्ट साइड में एक, अब डी कहाँ पे प्रेजेंट है, डी आपको चाहिए, यहाँ देखो बेटा यहाँ पे राइट साइड में डी है, लेकिन इस इक्वेशन को आप बदल नहीं सकते हैं, यहाँ पे राइट साइड में 8 डी है, यहाँ पे राइट साइड में 2 डी है, इस इक्वेशन को उल्टा करके आओ, अगर आप इस इक्वेशन को उल्टा करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, -125 ही रहेगा, अगर इस इक्वेशन को उल्टा करेंगे तो लेफ्ट साइड में 2 डी आएंगे, 8 डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तब ये जो आंसर बनेगा ये बनेगा -350, हो गया ये वाला वैल्यू। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, राइट साइड में आपको सी चाहिए, 2C खुद ही आएगा राइट साइड में, G खुद ही आएगा राइट साइड में, A कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, A कैंसिल हो जाएगा और B भी कैंसिल हो जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है, +150 रहने देना, तो +150 इसका बेटा हम देख लेंगे, ये +150 होगा, इस इक्वेशन को इन्वर्ट करना है, एक इन्वर्ट करेंगे तो ठीक है बेटा, इसका आंसर आपको डायरेक्टली आएगा, इन दो को सम करिए आप, ये 350 और 125 जो होगा वो होगा बराबर 3, इनका 475 -150 वो आएगा 325, लेकिन माइनस आएगा आंसर -325 जो होगा वो इसका आंसर होगा, इसका आएगा बेटा 4th पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, ये आएगा बेटा इसका करेक्ट आंसर। इन दोनों का देखिए आप बेटा, अगर आप इनको माइनस करेंगे तो माइनस करके आएगा इन दो के वैल्यूज, इक्वेशन ये निकलेगा बेटा। द एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज दिस, आपको एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर दिया है और आपको क्या करना है, आपको निकालना है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर आपको दिया है, आपको निकालना है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी दिया है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको निकालना है, तो इक्वेशन क्या काम आएगा, इक्वेशन लिखेंगे बेटा डेल्टा जी इट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर आपको निकालना बेटा एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन और यहाँ पे लिखा है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो इसका मतलब ये आपस में, ये तो डेल्टा जी का वैल्यू तो 0 होगा, फिर डेल्टा जी वैल्यू जो 0 लेंगे आप लेंगे डेल्टा एच का वैल्यू
एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन दिया है, डेल्टा एच नहीं दिया है, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टी। टेम्परेचर आपको लेना है 273 और डेल्टा एच का वैल्यू दिया बेटा 5 पॉइंट इंटू करेंगे बेटा 5.260। इसको यहाँ लेके आओ बेटा, इसको वहाँ आंसर जो दिया है वो दिया किलो जूल्स में बेटा, जो आंसर दिया वो दिया किलो कैलोरीज, ये भी किलो कैलोरीज, ये भी किलो कैलोरीज, ये भी किलो, इसलिए इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो में। जब इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा इसको 1000, तो ये खुद ही आएगा किलो कैलोरीज में। डेल्टा एच लेफ्ट साइड में लेके आओ, माइनस डेल्टा एच इट इज इक्वल टू माइनस 273 इंटू 5.260 डिवाइड बाई 1000। तो जो डेल्टा एच का वैल्यू आएगा, डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू, इनको सॉल्व करोगे तो इट वुड बी 1.435 किलो कैलोरी पर मोल। इसका फोर्थ पार्ट आएगा बेटा करेक्ट ऑप्शन 1.4। इसको सॉल्व करके आप देखिए इसका आंसर खुद ही आएगा 1.435। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन दिया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन दिया एंड CH2OH का एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन दिया -x, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये दिया इथेनॉल का, मिथेनॉल का -y, और इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच है वो है नेगेटिव, वो दिया विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे बेटा, डेल्टा एच जो होगा, डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू माइनस एंथैल्पी ऑफ, कौन सा डेटा दिया, कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH3OH, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH3OH माइनस करेंगे बेटा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 को माइनस करेंगे, आंसर खुद ही आएगा। तो डेल्टा एच जो होगा इट वुड बी इक्वल टू माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH3OH कितना बेटा, CH2OH का -y, तो यहाँ पे लिख देंगे -y माइनस इसका जो आंसर आया बेटा वो आएगा -x इसका वैल्यू। तो डेल्टा एच किसके बराबर आएगा, डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू माइनस हो गया बेटा प्लस, माइनस होगा प्लस माइनस, ये आएगा इट इज इक्वल टू y माइनस एक्स आना चाहिए। तो डेल्टा एच जो होगा वो y माइनस एक्स है, लेकिन इसमें वहीं से लिखा है कि डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है। अगर इस प्रोसेस का डेल्टा एच बेटा नेगेटिव होगा, इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव आंसर आना चाहिए, किसी भी तरीके से आंसर आना चाहिए। अगर डेल्टा एच नेगेटिव लाना है तो x का जो वैल्यू होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए देन किसके, y के वैल्यू के, इसलिए जो इसका ऑप्शन आएगा वो आना चाहिए x का वैल्यू y, x का वैल्यू जो ज़्यादा वैल्यू होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए देन y। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन के डेल्टा एच और डेल्टा एस वैल्यूज दिए हैं, ठीक दिए हैं दोनों वैल्यूज। द रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस एट, तो आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो डेल्टा जी जो होगा बेटा इट वुड बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आपको डेल्टा जी का साइन चेक करना है, डेल्टा जी कब निकलेगा नेगेटिव, तभी तो स्पॉन्टेनियस होगा। अब डेल्टा जी कब होगा नेगेटिव, उसके लिए क्या करना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू, मैं पहले इसी का आंसर निकालूंगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू एट कौन सा टेम्परेचर दिया बेटा 1000 केल्विन, एट 1000 केल्विन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच का वैल्यू कितना है, डेल्टा एच का वैल्यू लिखा -100, मैं लिखूंगा -100 किलो जूल दिया, इनटू लिखूंगा 10⁻³ किलो, तो फिर जूल आएगा, माइनस टेम्परेचर कितना दिया बेटा, टेम्परेचर दिया 1000 जो हम यहीं से ले रहे हैं 10⁻³ इंटू डेल्टा एस का वैल्यू कितना दिया, माइनस दिया 10 ये दिया 100, इसको भी इंटू करेंगे 10 कितना बेटा 10 लेकिन ये जूल दिया तो 100 ही आएगा, यहाँ पे 100 ही आएगा, -100 कर देंगे। अब देखिए डेल्टा जी कितना आएगा, डेल्टा जी वुड बी इक्वल टू, ये हो गया 10⁻⁵, वो भी बनेगा 10⁻⁵, ये बनेगा माइनस, वो बनेगा प्लस, डेल्टा जी वुड बी इक्वल टू 0। आपको देखना है द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस है, 1000 केल्विन पे तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, क्योंकि 1000 केल्विन पे क्या होगा बेटा, इसका डेल्टा जी क्या निकलेगा, डेल्टा जी इसका निकलेगा 0। अगर डेल्टा जी 0 के बराबर आ गया, हम इसी से दूसरा ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आएगा बेटा -10⁻⁵ और ये आएगा बेटा +10⁻⁵। अब ये प्लस माइनस तो 0 हो गया, डेल्टा जी वुड बी इक्वल टू 0। अब आपको दूसरा टेम्परेचर जो दिया है उस पर ध्यान दीजिए, दूसरा टेम्परेचर दिया आपको 900 केल्विन। अगर टेम्परेचर आपको 900 केल्विन दिया होगा, इफ टेम्परेचर इज 900 केल्विन, इस वाले केल्विन को, इस वाले ये वाला जो वैल्यू होगा ना बेटा ये कम हो जाएगा,
ये वाला वैल्यू जो होगा ना, जब टेम्परेचर अभी तक 1000 था तब आएगा 10⁻⁵। जब इसका 900 रखेंगे तो इसका वैल्यू कहाँ आएगा 10⁻⁵, वो तो कम आएगा। अगर कम आएगा, पॉजिटिव टर्म कम हो गया, ये नेगेटिव बन जाएगा, इसका मतलब जो 900 केल्विन होगा, 900 केल्विन पे जो इस रिएक्शन का डेल्टा जी होगा वो होगा बेटा नेगेटिव। ये होगा इस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस। अब रिएक्शन क्या दिया, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इज, यहीं से कर लेंगे ऑप्शन। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, आपको कौन सा इक्वेशन चाहिए? इक्वेशन चाहिए आपको कार्बन प्लस हाफ ऑफ O2, हाफ ऑफ O2 जो होगा वो बनाएगा बेटा कार्बन मोनोक्साइड। ये इक्वेशन आपको चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, एक तो कार्बन चाहिए, कार्बन वहीं से दिया। कार्बन चाहिए बेटा 1, कार्बन ऐसे ही चाहिए, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन चाहिए आपको आधा, और कार्बन मोनोक्साइड चाहिए राइट में। इस कार्बन मोनोक्साइड को उठा के उसको रिवर्स कर दो, तो पहला इक्वेशन जो होगा, अगर आपको डेल्टा एच निकालना है इस प्रोसेस का, जो डेल्टा एच होगा बेटा, डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू, ये वाला जो कार्बन है, कार्बन आपको लेफ्ट साइड में ही चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड करना है तो कार्बन लेफ्ट में चाहिए, 1 है तो 1 ही चाहिए। इस रिएक्शन को ऐसे ही रहने दो, ये बनेगा बेटा एक्स, होगी पहली बात। दूसरी बात, अब हम दूसरा क्या ले रहे हैं बेटा, दूसरा आपको चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में, आधा चाहिए। इस इक्वेशन को रिवर्स करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोक्साइड वहाँ, तो ये आएगा एक्स, उसको हो जाएगा वाई, ये बनेगा बेटा एक्स माइनस वाई। अगर ये x माइनस वाई बन गया, हमारा ऑप्शन कोई है बेटा x माइनस वाई है, x माइनस वाई किलो जूल पर मोल। पहली बात, जो ये आपको इक्वेशन चाहिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको चाहिए कार्बन मोनोक्साइड का, कार्बन हाफ ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोक्साइड। अगर आपको चाहिए क्या क्या है, अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है 1 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ पे भी है, ठीक। ऑक्सीजन आधा चाहिए, ये एक ऑक्सीजन है, ये आधा है। इस रिएक्शन को ऐसे उल्टा दो, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ये यहाँ आएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आएगा तो साइन में मैंने थोड़ा सा इसको किया था बेटा, मैं साइन सही करके बताऊंगा। देखिए बेटा क्या होगा, तो अगर इस रिएक्शन को उल्टा करेंगे, पहली जो रिएक्शन दी है, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो है माइनस एक्स, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा वो होगा माइनस वाई। अब आप देखिए बेटा कैसे कर लेंगे, तो अब आपको क्या करना है, पहली वाली रिएक्शन का माइनस एक्स ही लिख देंगे, दूसरी रिएक्शन का जब उल्टा करेंगे तो वो बनेगा प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई, तो वो आएगा बेटा वाई माइनस एक्स, इट इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो जो वाई माइनस एक्स होगा दैट वुड बी द थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 368। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आपको दिया, वो दिया 368। तो हो क्या रहा है रिएक्शन, OF2 है, ऐसे ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड्स है, ये टूट रहा है शायद, तो एक तो ऑक्सीजन अलग निकल रहा है और 2 फ्लोरीन अलग निकल रहे हैं। तो करना क्या प्रोसेस, इन बॉन्ड्स को तोड़ना है। इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो आप एनर्जी दे रहे हैं डेल्टा एच, वो कितनी एनर्जी दे रहे हैं आप, 368 किलो जूल्स, 368 किलो जूल आप एनर्जी दे रहे हैं। 368 किलो जूल एनर्जी देंगे तो दोनों बॉन्ड्स टूटेंगे। तो आपको क्या बोलना है, कैलकुलेट एवरेज OF बॉन्ड एनर्जी। एवरेज में कितना आएगा बेटा, जो डेल्टा एच आएगा बेटा, बॉन्ड एनर्जी जो आएगी इसकी एवरेज में, तो आप लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी, लेकिन कौन सी वाली, एवरेज बॉन्ड एनर्जी। एवरेज बॉन्ड एनर्जी होगी डेल्टा एच, कितनी एनर्जी लगी कितने बॉन्ड्स को तोड़ने में, 2, डेल्टा एच बाई 2, वो आएगा 368 डिवाइड बाई 2, 368 बाई 2 आएगा बेटा 184 के बराबर आएगा। तो इसका जो आंसर होगा दैट आंसर वुड बी इक्वल टू 184। चले बेटा, ये था हमारा आज का डिस्कशन अबाउट CTS थर्मोडायनेमिक्स। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे, इंशाल्लाह ऐसी मेहनत करते रहे, अल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी से नवाजेगा। अल्लाह हाफ़िज़।